Welcome friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. It has very simple language articles, draft of applications, earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in a very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is मेंबरशिप डेफिनेशंस. अलग अलग प्रकार के मेंबर्स कैसे होते हैं सोसाइटी में, उनके राइट्स, अधिकार, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. अलग अलग प्रकार के मेंबर्स है, जैसे प्राइमरी मेंबर हो गए, मतलब फर्स्ट नेम मेंबर जो एग्रीमेंट पे है, फर्स्ट नेम मेंबर जो आई रजिस्टर पे है, फर्स्ट नेम नाम जो शेयर सर्टिफिकेट में है. तीनों लिंक है ये, उसको प्राइमरी मेंबर बोलते हैं. और उसके और जितने भी को मेंबर्स हैं या लेटर से को ओनर्स हैं, उसको जॉइंट मेंबर्स बोलते हैं. एसोसिएट मेंबर क्या चीज है, कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है. प्रोविजनल मेंबर यानी नॉमिनी मेंबर क्या चीज है, कैसे बनता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है. प्रोविजनल मेंबर के अधिकार क्या क्या है, वगैरह वगैरह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे टीम मेंबर एडवोकेट आशीष दुबे, जो पहले भी इस वेबिनार में लेक्चर दे चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स पे. आज उनको फिर रिक्वेस्ट किया गया, इनवाइट किया गया हुआ है और वो इस टॉपिक पे आपको अधिक जानकारी देंगे. This webinar does not provide any type of consultation or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Other questions will be ignored. Now I invite Advocate Ashish Dubey to take over and share his knowledge on today's topic with all our friends over here. Ashish ji, please take over and please proceed. Thank you, sir. Sir, very good evening. Am I audible? Yes, sir. Perfectly audible. Go ahead, sir. So, very good evening to everyone. Hope everyone is doing well at their places. हिमन जी की एक रिक्वेस्ट थी कि एक जो मेंबर्स को लेके कंफ्यूजन है हमारे बीच में, सोसाइटीज के जितने भी मेंबर्स में बार बार वो कंफ्यूजन आता रहता है कि प्राइमरी मेंबर कौन है, ज्वाइंट मेंबर कौन है, एसोसिएट मेंबर क्या होता है एंड प्रोविजनल मेंबर कहाँ से आ गया. तो आई सेड कि ठीक है, एक बार हम वापस से इस पर डिस्कस करते हैं, एक छोटी सी एक वेबिनार लेते हैं इस पर. तो टुडे व्हाट आई विल फील कि आई विल डिस्कस ओनली द टॉपिक व्हाट वी हैव चूजन फॉर टुडेज वेबिनार, दैट इज मेंबरशिप ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स. इसको जितना सरल हो सकेगा उतने सरल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट जो कंफ्यूजन छोटे छोटे रह जाते हैं वो आज दूर हो जाए. सबसे पहले एक सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, मेजरली जितने होते हैं. एक आपके ओरिजिनल मेंबर आप बोल दीजिए, उसके बाद ज्वाइंट मेंबरशिप होती है, ज्वाइंट मेंबर बोलते हैं. फिर एक एसोसिएट मेंबरशिप होती है, एसोसिएट मेंबर्स होते हैं. और एक नया टर्म जो अब अमेंडमेंट के बाद आया है, जो पहले नॉमिनी मेंबरशिप होती थी उसको अभी हटा के प्रोविजनल मेंबरशिप का एक नया मेंबरशिप डाली हुई है आफ्टर 2019 के अमेंडमेंट के बाद. तो मेंबर अगर हम समझें, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर कौन होता है, मतलब आपने बिल्डर से फ्लैट खरीद लिया तो क्या आप सोसाइटी के मेंबर हो गए क्या? या ज्वाइंट मेंबरशिप कौन होता है,
या साथ में खरीदा हुआ ही आदमी है तो ज्वाइंट मेंबरशिप में आ गया क्या? एसोसिएट मेंबर्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है अपनी सोसाइटी में, वो एसोसिएट मेंबर को लेके है कि उनके क्या राइट्स हैं, उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, उनको वोटिंग के राइट्स हैं क्या, क्या वो एज जैसे ओरिजिनल मेंबर है वैसे एक्ट कर सकते हैं सोसाइटी में, एंड देन फिर प्रोविजनल मेंबरशिप आता है। तो जब भी हम एक फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, अपनी मेहनत से गाड़ी कमाई से जब एक घर खरीदते हैं तो बिल्डर के साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता है। उसमें हम अकेले भी खरीद सकते हैं, हमारे साथ में हमारी वाइफ हो सकती हैं या हमारे भाई हो सकते हैं, दोनों ने मिल के आधे आधे पैसे जुटा कर और वो फ्लैट खरीदा हो सकता है। ऐसे टाइम पे अगर आपने अकेले वो फ्लैट परचेस किया है तो उस एग्रीमेंट में आपका सोल नेम आता है, वाइल रजिस्ट्रेशन आपका अकेले का नाम आता है, और उस अकेले के नाम को जब आगे ले जाकर सोसाइटी फॉर्म होती है और आप जब वो प्रोसेस एक फॉलो करते हैं, एक फॉर्म भरा जाता है मेंबरशिप के लिए, एक अमाउंट पे किया जाता है, एंड उसके बाद फिर शेयर सर्टिफिकेट आपके एग्रीमेंट के हिसाब से जब बनता है और आप 5 शेयर खरीद के जब आप एंट्री करते हैं, तब जाके आप मेंबरशिप ले लेते हैं उस सोसाइटी की। तो इंडिविजुअली अगर आपने एक फ्लैट खरीदा है और उसके बाद आप एक सो कॉल्ड प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसके बाद आप एंटर करते हैं एक प्रोसेस के बाद, तो आपको एक मेंबरशिप मिलती है। उसके बाद आप ओरिजिनल मेंबर कहलाते हैं, और ओरिजिनल मेंबर्स के पास जो भी राइट्स मिलते हैं, जैसे आप वोटिंग के अधिकार हो जाते हैं, आपके जो भी एमिनिटीज हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। मेंबर होने के नाते जितने भी आपके अधिकार होते हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप चेयरमैन बन सकते हैं, आप सेक्रेटरी बन सकते हैं, ट्रेजरर बन सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं। तो जितने भी अधिकार मिलते हैं आपको, वो मेंबरशिप लेने के बाद आपको दिए जाते हैं। जो नॉन मेंबर होता है उन्हें ये सारे अधिकार नहीं मिलते, बट एक मेंबर को ये सारे अधिकार दिए जाते हैं प्रोसेस फॉलो करने के बाद। ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल मेंबर। अब इसके बाद जो टाइप है, टाइप 2, वो है ज्वाइंट मेंबरशिप। ज्वाइंट मेंबरशिप अगर हम इसको पढ़ेंगे, ज्वाइंट मेंबरशिप तो ऑटोमेटिकली अपने आप को एक्सपेल करता है, इट डिफाइंस इटसेल्फ कि ज्वाइंट मेंबरशिप क्या है, कि आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट ज्वाइंटली परचेस की हुई है। सपोज मैं और हेमंत जी दोनों मिलकर एक फ्लैट खरीदते हैं, हम दोनों का 50-50% का शेयर रहेगा उसमें, ऐसा क्लॉज एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है, दोनों ने 50-50 पैसे भरे हुए हैं। तो अगर एग्रीमेंट कॉपी पर मेरा नाम पहले है, आशीष दुबे का नाम पहले आता है और बाद में हेमंत जी का नाम आता है, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से जब भी हम सोसाइटी फॉर्म होने के बाद जब मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो एज पर द एग्रीमेंट मेरा नाम क्योंकि पहले है तो मैं उस सोसाइटी का मेंबर बनूंगा। हेमंत जी का नाम दूसरा है तो वो उस सोसाइटी के ज्वाइंट मेंबरशिप बनेंगे। अब ये जब एडमिट किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट में, तो सबसे पहले नाम मेरा आएगा एज अ मेंबर एंड हेमंत जी का नाम आएगा दूसरे पे एज अ ज्वाइंट मेंबर। तो पहला नाम जिसका भी आपके एग्रीमेंट में होगा वो मेंबर बना जाएगा, जिसका दूसरा होगा वो ज्वाइंट मेंबर बना जाएगा। अब क्या खाली 2 ही ज्वाइंट मेंबर हो सकते हैं क्या, और ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं सर। आप एक फ्लैट को आप 10 लोग भी अगर खरीदते हैं, 10 की जगह हम 20 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 25 लोग 30 लोग मिलकर एक फ्लैट खरीदते हैं, तो जिसका भी नाम उस एग्रीमेंट में पहले आएगा वो मेंबर कहलाएगा। बाकी के लोग जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 को मेंबर कह के बाकी 2 3 4 5 6 जितने लोग भी हैं वो ज्वाइंट मेंबर्स कहलाएंगे, और उनका नाम भी शेयर सर्टिफिकेट में उसी तरीके से रखा जाएगा। पहला एज पर द एग्रीमेंट, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एज पर द एग्रीमेंट वो ज्वाइंट मेंबरशिप कहलाएगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि 50% शेयर तो उन्होंने भी किए हुए हैं, उनके राइट्स भी पूरे मिलने चाहिए उनको। जो भी सोसाइटी में जितने भी राइट्स हैं, चाहे वोटिंग के हों, चाहे इलेक्शन लड़ने के हों, चाहे एमिनिटीज यूज करने के हों, क्योंकि दोनों ने मिलकर फ्लैट खरीदा है, एक मेंबर एक ज्वाइंट मेंबर है, तो दोनों के तो राइट्स सेम होने चाहिए। बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि दोनों के इक्वल राइट्स हैं। एक्सपेक्ट कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन का प्रोसीजर है
वहां थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, अदरवाइज दोनों के इक्वली राइट्स माने जाते हैं। एज गुड एज मेंबर, एज गुड एज ज्वाइंट मेंबर, दोनों के सेम ही राइट्स होते हैं। इन केस अगर मेंबर अपनी स्वेच्छा से जैसे एजीएम का अधिकार है उसे अटेंड करने के लिए, वो नहीं जाना चाहता है, तो वो अपने हक हिस्से को छोड़ के ज्वाइंट मेंबर को एक फॉर्म के जरिए आगे करके पूरे अधिकार ज्वाइंट मेंबर को दे सकते हैं। इन केस अगर सपोज मैं मेंबर हूं और हेमंत जी ज्वाइंट मेंबर हैं और मैं किसी कारणवश एजीएम नहीं अटेंड करना जाना चाहता हूं, या वोटिंग राइट्स मेरे मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जा सकूं ड्यू टू एनीथिंग, मतलब मैं हेल्थ वाइज इशू है या एनी प्रॉब्लम है, मैं हूं ही नहीं यहाँ पर, तो मैं सारे राइट्स जो है वो ज्वाइंट मेंबर्स को ट्रांसफर करके और सारे राइट्स उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। बट ज्वाइंट मेंबर में मतलब 10 लोग हैं तो क्या 10 को आ जाएंगे क्या? नहीं, जिसका नाम फिर शेयर सर्टिफिकेट पे सेकंड नेम पे है उनको वो सारे अधिकार में देकर जा सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड नंबर वाला भी नहीं अवेलेबल है, उसके साथ भी कुछ इश्यू है, तो वो सारे अधिकार वो तीसरे नंबर को देके जा सकता है। इस तरीके से ये घटनाक्रम बढ़ते रहते हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। या अगर सपोज कि 10वां नंबर चाहता है कि नहीं मैं रिप्रेजेंट करूं सोसाइटी में एज अ मेंबर, तो पॉसिबल है क्या? क्योंकि वो क्रम वाइज तो आ नहीं रहा है, वो नंबर वाइज तो आ नहीं रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। बट इन दैट केस उसको प्राइमरी मेंबर का और उसके बाद के बाकी के लोगों का एनओसी देना पड़ेगा, उसके बाद वो डेफिनेटली अपीयर हो सकता है एज अ मेंबर। ये दोनों के जो राइट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। कुछ जगहों पर एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स एंड अटेंडिंग अ मीटिंग लाइक एजीएम, एसजीएम, प्राइमरी मेंबर से कंसेंट करने के बाद में ज्वाइंट मेंबरशिप को ये प्रोविजन दिया हुआ है कि वो आगे कमेटी में प्रोवाइड हो सकता है। अब ये जो तीसरे टाइप का आपका मेंबरशिप है, दैट इज नोन एज एसोसिएट मेंबर, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि एसोसिएट मेंबर कौन बन सकता है? जैसा हमने सोचा कि 2 लोगों ने फ्लैट खरीदा तो ज्वाइंट मेंबरशिप और ओरिजिनल मेंबरशिप तो क्लियर हो गया, बट एसोसिएट, क्या ज्वाइंट मेंबर भी एसोसिएट बना सकता है या मेंबर भी एसोसिएट बना सकता है? क्या कंफ्यूजन है? एसोसिएट मेंबर आफ्टर जो अमेंडमेंट आया है, जो 9 मार्च 2019 से एज पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो अमेंडमेंट करने के बाद में अप्लाई किया गया है, उसमें एसोसिएट मेंबर जो है वो ऐसा मेंबर हो सकता है जो कि फैमिली का पर्सन हो, लाइक हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गई, फादर मदर हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, सन हो गए, डॉटर हो गए, सन इन लॉ हो गए, डॉटर इन लॉ हो गए, नेफ्यू हो गए, आपके नाइसी हो गए। तो जो आपके रिलेटिव्स हैं आप उनको एसोसिएट मेंबर बोल के प्रोड्यूस कर सकते हो, आप उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हो अपनी सोसाइटी में। अब ये जिम्मा किसको दिया गया है? ओरिजिनल मेंबर करेगा या ज्वाइंट मेंबर करेगा? क्योंकि दोनों के राइट्स तो सेम थे, अभी तक हम देख रहे थे, दोनों ने मिलकर फ्लैट खरीदा है। तो एज पर शेयर सर्टिफिकेट जिसका भी नाम सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट में आएगा, जो कि ओरिजिनल मेंबर है, उसको ही अधिकार दिया गया है कि वो एसोसिएट मेंबर चूज कर। ये अधिकार ज्वाइंट मेंबर को है ही नहीं कि वो एसोसिएट मेंबर को चूज करे। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइमरी मेंबरशिप को या प्राइमर जो ओरिजिनल मेंबर आप बोलते हो उसको ही दिया गया है कि वो एक एसोसिएट मेंबर चूज करे। अब क्या वो कितने भी एसोसिएट मेंबर चूज कर सकता है क्या? उसके पास ये इतने राइट्स हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं, वो सिर्फ एक। He can choose only one associate member as per his rights. तो अब ये एसोसिएट मेंबर क्यों जरूरत पड़ गई है जब ज्वाइंट मेंबर है? उनकी जरूरत क्यों आ पड़ती है? तो हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगला प्रोविजनल मेंबर का एक प्रोविजन दे दिया है अमेंडमेंट के बाद में, 2019 के बाद में, जो पहले नॉमिनी मेंबर्स कहे जाते थे, अब उसको चेंज करके इन्होंने प्रोविजनल मेंबरशिप का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, आपके शेयर सर्टिफिकेट में जितने मेंबर्स हैं उन्होंने किसी ना किसी को नॉमिनी किया होता है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या जिसने हमें नॉमिनी बना दिया है
हमने उन्हें नॉमिनी बनाया है तो फ्लैट उनका हो जाएगा क्या? बहुत से लोगों को ये सब कंफ्यूजन रहता है मुझे कि हमने बैंक में अपने एफडी में एक जन को नॉमिनी कर दिया है, मेरे बेटे को नॉमिनी कर दिया है, या हमने फ्लैट खरीदा तो उसमें हमने अपने शेयर सर्टिफिकेट पे लड़की को नॉमिनी कर दिया है। तो ये सोच के चलते हैं कि मेरे डेथ के बाद ऑटोमेटिकली नॉमिनी को सब कुछ मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग रहते हैं कि उनके चले जाने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद उन्होंने जिनको नॉमिनी बनाया है हर चीज उन्हें मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर है। नॉमिनी का रोल सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर का है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। ना उसे बैंक से पैसे मिलने वाले हैं, ना उसे फ्लैट मिलने वाला है। नॉमिनी का रोल इतना है, आपके नहीं रहने के बाद आपका बैंक या आपकी सोसाइटी या आपने जहां पे भी नॉमिनेशन किया हुआ है वो किससे बात करेंगे। सपोज आज सोसाइटी में मैं मेंबर हूं और मैंने नॉमिनी मेरे किसी XYZ फ्रेंड को भी कर दिया है। आप किसी को भी नॉमिनी कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको रोक टोक नहीं है। नॉमिनी आपको जिसको ठीक लगे आप कर सकते हैं। सपोज मैंने एक नॉमिनी कर रखा है मेरे फ्लैट के लिए, मेरे घर के लिए और मेरे जितने भी एफडी वगैरह हैं उसके लिए नॉमिनी कर रखा है, और अब मैं नहीं हूं, तो क्या बैंक और फ्लैट वो नॉमिनी को मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। नॉमिनी का सिर्फ रोल इतना ही होता है कि बैंक मेरे नहीं रहने के बाद किससे बात करेगी। उसको क्या पता मेरे साथ में कौन रहता है, मेरे माँ बाप कौन है, कौन भाई बहन, कौन है मेरा लीगल हेड्स। तो नॉमिनी जो होता है उसका रोल इतना होता है कि वो बैंक से जाके बात करेगा, वो आपके सोसाइटी से बात करेगा, और तब तक के लिए सोसाइटी वो एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद उसको प्रोविजनल मेंबरशिप का एक प्रोविजन है जिसमें उसे सोसाइटी एडमिट करती है एज अ प्रोविजनल मेंबरशिप। प्रोविजनल मेंबर बनाने के बाद उसके पास कुछ राइट्स होते हैं, लाइक वो मेंटेनेंस पे कर सकता है, वो देखरेख कर सकता है। हालांकि उसको ये राइट्स नहीं कि वो सेल कर सके, रेंट आउट कर सके, मॉर्गेज कर सके, ये सारे राइट्स उसको नहीं होते हैं। बट सोसाइटी किससे बात करेगी जब तक कि लीगल हेयर नहीं आता है, तो इसके लिए उसको नॉमिनी को अब सोसाइटी में प्रोविजनल मेंबर्स करके उनको एडमिट किया जाता है। एक छोटा सा प्रोसेस है, एक फॉर्म भर के आपको देना होता है, कुछ अमाउंट पे करनी होती है, और वो प्रोसेस के बाद सोसाइटी आपको ड्यूली एडमिट करती है प्रोविजनल मेंबरशिप के दायरे में, और आप उस फ्लैट का, उस प्रॉपर्टी का आप मेंटेनेंस भरते हो, आप देख रेख करते हो। तब तक ही देखते करते हो जब तक कि लीगल हेयर्स अपने टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स के साथ में आकर उस फ्लैट को प्रॉपरली अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करा देते। तो ये प्रोविजन दिया हुआ है लॉ में कि जब तक आपके लीगल हेयर्स नहीं आ जाते हैं सामने, या जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हो जाते हैं लॉफुली टेस्टामेंट्री के हिसाब से, चाहे वो प्रोबेट हो, अगर विल छोड़ के गए हैं, या आपके सक्सेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से, या लेटर ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से, आपको एडमिनिस्ट्रेशन लेटर के हिसाब से, जब तक नहीं होता है तब तक आपके नॉमिनी जो है वो प्रोविजनल मेंबरशिप के हिसाब से प्रोविजनल मेंबर बनते हैं और वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओरिजिनल मेंबर और आपके ज्वाइंट मेंबर, इनमें लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है एसोसिएट मेंबर को। तो हम इस पे थोड़ा सा देखते हैं कि एसोसिएट मेंबर के हक हिस्से में क्या क्या चीजें आती हैं, और क्या वो आपके वोटिंग राइट्स हैं उनको, अगर प्रोविजन में दिया हुआ है तो उनको वोटिंग राइट्स दिए हुए हैं क्या। एंड एक एसोसिएट मेंबर जो होता है, एज आई सेड कि हस्बैंड है, वाइफ है, मदर है, फादर है, ब्रदर है, आपके रिश्तेदार जो क्लोज रिश्तेदार हैं, डॉटर इन लॉ भी हो गए, नेफ्यू हो गए, नेसी हो गई, ये लोगों को हाउसिंग सोसाइटी आपके प्रोविजनल में एसोसिएट मेंबर्स के दायरे में रखती है। एंड इनकी जो राइट्स एंड ड्यूटी है वो अपेंडिक्स 5 फॉर्म भरने के बाद में वो एक मेंबरशिप फी पे करनी होती है उनको 100 रुपए की, और आई गेस फॉर्म नंबर 7 भरना होता है फॉर एसोसिएट मेंबर्स। एंड जो ओरिजिनल मेंबर है उनके साथ में उनका कंसेंट लेना जरूरी होता है एज पर द फॉर्म 10A भर के। जो प्राइमरी मेंबर हैं उनके ही एनओसी आप बोल सकते हैं कि उनके ही एनओसी के बाद में एसोसिएट मेंबर अपॉइंट किया जाता है। अब ये सेक्शन 154B के दायरे में आता है, और
अगर डेफिनेशन देखें तो एसोसिएट मेंबर shall have right to contest election of committee with prior written consent of a member duly filled from 10A. as I said कि जो आपके ओरिजिनल मेंबर हैं उनसे आपको कंसेंट लेना होता है. वो एक फॉर्म 10A आता है, उसमें आप फिल कीजिए, वो आपका नाम प्रपोज करते हैं उसमें, उसके बाद सोसाइटी एडमिट करती है जिसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है और 100 रुपए का एक मेंबरशिप फीस पे करनी होती है. एसोसिएट मेंबर का नाम कभी भी आपके शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उन्होंने ज्वाइंट करके परचेज नहीं की हुई है, तो उनका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे कभी मेंशन नहीं होता. बट उसकी एक अलग से सोसाइटी मेंटेन करती है, एक फाइल बनाती है, जितने भी एसोसिएट मेंबर्स होते हैं उनकी अलग से फाइल बनती है और वो एडमिट किए जाते हैं एज ए एसोसिएट मेंबर. और जिस हिसाब से एसोसिएट मेंबर आप समझ सकते हैं शैडो है, ये एक राइट वर्ड है. अगर हम कहें तो एसोसिएट मेंबर जो होता है वो एक्चुअल मेंबर का शैडो है. अगर एक्चुअल मेंबर नहीं है तो उसके भी ड्यूटीज एंड राइट्स कुछ नहीं रह जाएंगी. लेकिन अगर जब तक ये है तब तक ये है, इस तरीके से ये चलता है. ये टेम्पररी आप प्रोविजन बोल सकते हैं कि जब तक उन्होंने अपने राइट्स छोड़ रखे हैं तब तक वो दे सकता है. यस, एसोसिएट मेंबर अपने राइट्स छोड़ भी सकता है, रिजाइन भी कर सकता है अगर उसे मेंबरशिप नहीं चाहिए. जब भी उसे फॉर्म भरना होता है तो उन दोनों के कंसेंट लगते हैं, ओरिजिनल मेंबर के भी और एसोसिएट मेंबर के भी. एक देता है तो एक लेता है, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप आ जाता है यहाँ पे. एंड एसोसिएट मेंबर कभी भी अपने राइट्स ड्रॉप कर सकता है. एक ओरिजिनल मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही एसोसिएट मेंबर नॉमिनेट कर सकता है. ज्वाइंट मेंबरशिप में ज्वाइंट मेंबर को ये अथॉरिटी है नहीं कि वो एसोसिएट मेंबर बनाए. ज्वाइंट मेंबर कभी भी एसोसिएट मेंबर नहीं बना सकता. ये आपको अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मेंबर्स के ही पास से मिलती है कि वो आपको आपका नाम आगे रखते हैं और आपको एसोसिएट मेंबर बनाते हैं. तो क्या ये समझ के चले कि अगर कोई एक्शन आपके ओरिजिनल मेंबर पे लेना है तो वो सेम एक्शन उनके एब्सेंस में एसोसिएट मेंबर पे लिया जाएगा क्या? बिल्कुल लिया जाएगा सर. सेक्शन 154B सब क्लॉज 7 का ये प्रोविजन है दैट एनी एक्शन contemplated against the original member in the act shall be applicable to such an associate member. And क्या राइट्स है एसोसिएट मेंबर को वोटिंग के और आपके इलेक्शन लड़ने के? तो डेफिनेटली दिए हुए हैं राइट्स. सेम सेक्शन 154B में सब सेक्शन 11 क्लॉज 2 में एसोसिएट मेंबर शैल हैव राइट टू वोट विद प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ मेंबर. एज आई सेड अर्लियर कि वो जो फॉर्म 10A होता है आपके मेन ओरिजिनल मेंबर से, उसके रिटन कंसेंट के बाद में ही इज एलिजिबल टू वोट आल्सो एंड ही इज एलिजिबल टू फाइट एन इलेक्शन. तो एसोसिएट मेंबर्स तो बन गए भाई. अब इनके राइट्स क्या क्या हो सकते हैं? क्या वो एज गुड एज जो राइट्स आपके मिले हुए हैं ओरिजिनल मेंबर के, क्या वो चीजें उनको भी मिलती हैं? डेफिनेटली मिलते हैं. अभी हम देखते हैं जैसे कि आपके अकाउंट्स की कॉपी आपको देखनी है या सोसाइटी में जितने भी आपके पेपर्स हैं वो आपको चेक करने हैं, तो आप एसोसिएट मेंबर उनको चेक करने की उनको अथॉरिटी दी हुई है. जो भी बुक वगैरह है उसको इंस्पेक्ट करने की पूरी अथॉरिटी एसोसिएट मेंबर को मिली हुई है. एंड ये बेच नहीं सकते फ्लैट. जैसा कि हमने देखा ना कि ज्वाइंट मेंबर और ओरिजिनल मेंबर तो चलिए फ्लैट बेच सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं. ये बेच नहीं सकते, रेंट आउट भी नहीं कर सकते, मॉर्गेज भी नहीं कर सकते, बट ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं, बाकायदा मेंटेनेंस पे करके वहां पे रह सकते हैं. अदरवाइज उनके पास इसके अलावा दूसरे राइट्स नहीं है कि वो फ्लैट को मॉर्गेज कर दें, बेच दें, सेल कर दें, रेंट पे डाल दें. ये उनको राइट्स दिए नहीं. प्लस कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है, सोसाइटी की जितनी भी एमिनिटीज हैं, आपके क्लब हाउस है, जिम है, स्विमिंग पूल है, इनका ये बाकायदा यूज कर सकते हैं. बीइंग एन एसोसिएट मेंबर ये हर वो एमिनिटीज को एंजॉय कर सकते हैं जो कि एक ज्वाइंट मेंबर और एक एक्चुअल मेंबर यूज करता है. ये एसोसिएट मेंबर को भी वो पूरे राइट्स दिए गए हैं कि वो पार्क कर सकता है गाड़ियां अपनी, वो जिम यूज कर सकता है, पूल यूज कर सकता है, गार्डन एरिया यूज कर सकता है, टेरेस यूज कर सकता है. एसोसिएट मेंबर को ये राइट्स मिले हुए हैं कि वो मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन भी लड़ सकता है.
वो आपके चेयरमैनशिप के लिए भी खड़ा हो सकता है, वो आपके सेक्रेटरीशिप के लिए भी खड़ा हो सकता है, या और कोई पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट में जो भी मैनेजिंग कमेटी के पोस्ट हैं उसमें भी उसको पूरे राइट्स हैं कि वो उसमें इलेक्शन ले सकता है और इलेक्शन में पार्ट ले सकता है। एट द सेम टाइम उसको ये भी राइट है कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट में कंप्लेन भी फाइल कर सकता है बिहाफ ऑफ ओरिजिनल मेंबर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एसोसिएट मेंबर को ऑलमोस्ट सारे राइट्स दिए हुए हैं एज गुड एज एक्चुअल मेंबर और ओरिजिनल मेंबर एंड ज्वाइंट मेंबर, अदर देन कि वो ये फ्लैट को रेंट आउट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, एंड कुछ और भी चीजें हैं जो उसको अवॉइड करनी पड़ती है, अदरवाइज ही इज एज गुड एज ओरिजिनल मेंबर। इसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रोविजनल मेंबरशिप का एक आपका प्रोविजन दिया हुआ है, एज आई सेड कि डेथ होने के बाद में बहुत से लोगों को लगता है कि अरे सोसाइटी तो अपने को पहचानती है, चेयरमैन तो अपने को पहचानता है, अभी डैड नहीं गया तो उनको तो पता ही मैं उनका लड़का हूँ तो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा होता नहीं है सर। ये एक बहुत सोसाइटी में तो कर भी देते हैं, जिन्हें लॉ के बारे में नहीं पता है वो कर भी देते हैं। बहुत सी सोसाइटीज के ऐसे केसेस आए हैं कि अरे प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी ने तो उसको कर दिया था, एक खाली डेथ सर्टिफिकेट लगाया था, एक एप्लीकेशन दिया था और सोसाइटी ने कर दिया। तो ऐसे बहुत से सोसाइटीज में ये चीजें चलती हैं। ये जो प्रोविजनल मेंबरशिप का एक फंडा है ये 2019 के अमेंडमेंट के बाद इसको एडमिट किया गया और इसमें 154B सेक्शन 154B इस चीज को ब्रीफली ये करता है दैट 154B clause 18 subclause C what defines provisional members, that it is a person who is duly admitted as a member of society temporarily after death of a member on the basis of nomination till the admission of the legal heir, or here as a member of the society in place of deceased member. As I said कि आप जो नॉमिनी करके जाते हो उसको ये हक दे दिया है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2019 एमएससी एक्ट में कि जो भी मेंबर को आप नॉमिनी बना के जाएंगे वो प्रोविजनल मेंबर्स के जैसे वो काम करेगा। एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है, एक अमाउंट पे करने के बाद सोसाइटी उसको एडमिट करती है और प्रोविजनल मेंबरशिप होने के बाद में तब तक टेम्पररी वो सोसाइटी का मेंबर माना जाएगा जब तक कि उनके लीगल हेयर्स एक प्रॉपर वे में प्रोबेट से या सक्सेशन सर्टिफिकेट से या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अपना हक हिस्सा पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं करा देते, तब तक सोसाइटी उनको एक प्रोविजनल मेंबरशिप देकर रखती है और उसी के साथ में वो कंटिन्यूएशन में जाते हैं। तो सोसाइटी उन्हीं के साथ में आपके मेंटेनेंस चार्जेस एंड बाकी की जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उन्हीं के साथ में करती है। क्या प्रोविजनल मेंबर को यह हक है कि वो फ्लैट बेच सकता है? तो जी नहीं, आपका नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर है, वो आपके फ्लैट का ख्याल रख रहा है तब तक के लिए जब तक कि आपके लीगल हेयर्स उस फ्लैट को प्रॉपरली लॉफुल वे में अपने अंडर में नहीं ले लेते हैं और ट्रांसफर नहीं करवा देते हैं उनके सारे जो भी लॉ में प्रोविजंस है उसके हिसाब से। तब तक के लिए वो सिर्फ ऑक्यूपाई कर सकता है, वहां पे रह सकता है और रेंट वगैरह पे करवा सकता है। अदरवाइज उसको कोई ना आप बेच सकता है ना रेंट पे दे सकता है और एक लीगल हेयर के आने तक के लिए उसको एक प्रोविजनल मेंबरशिप मिली होती है जिसके थ्रू वो आगे काम बढ़ाता है। अब एक कंपनी के भी एक मेंबरशिप का एक फंडा है जहां पे काफी एक प्रोसेस है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी एक मेंबर बन सकती है आपके सोसाइटी के, उसका एक अलग प्रोविजन है। कंपनी का फ्लैट होता है एंड अथॉरिटी लेटर के हिसाब से जो भी बंदा उनको अथॉरिटी दी जाती है वो वोटिंग राइट्स उनको मिलते हैं वोट करने के लिए। अदरवाइज बाकी तो और कोई उनको वैसे वो नहीं है। बाकी जो 4 मेंबर्स हमने अभी डिस्कस किए, मेजॉरिटी इन्हीं 4 मेंबर्स में मेंबरशिप चलती है। आपके प्राइमरी मेंबर्स हो गए, आपके ज्वाइंट मेंबर हो गए, आपके एसोसिएट मेंबर हो गए और लास्ट एंड फाइनल जो हो गया वो प्रोविजनल मेंबरशिप हो गया।
जो कि आफ्टर डिजीज आपको एक फॉर्म और उसके साथ में आगे बढ़ना होता है। तो हेमंत जी, मैंने एक छोटे में इस चीज को निपटा दिया है आज। अगर कुछ मुझसे छूटा हो तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं सर। Yes, sir. Okay, fine. We will take up questions after a small break. Just a small break, please. We'll start our question and answer sessions. एक छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूं सर, जब तक ब्रेक चल रहा है। Yes, sir. जैसे नॉमिनी आप बनाते हैं, एक्चुअल जो ओनर है आपके, जो ओरिजिनल ओनर, ओरिजिनल आप मेंबर नॉमिनी करता है, तो क्या ज्वाइंट मेंबर्स भी नॉमिनी बना सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यस, बना सकते हैं। ज्वाइंट मेंबर्स भी अपने अपने नॉमिनी दे सकते हैं, एंड चाहे जितने दे सकते हैं। हो सकता है कि ओरिजिनल ओनर के 2 नॉमिनी हैं, तो जो सेकंड स्टैंड करता है शेयर सर्टिफिकेट पे नाम, जो ज्वाइंट ओनर है, उसके 3 नॉमिनी हैं। हो सकता है जो चौथा स्टैंड करता है शेयर सर्टिफिकेट पे, जिसका नाम है ज्वाइंट ओनर, उसके 5 नॉमिनी हैं। तो ये लॉ में प्रोविजन है कि वो अपने नॉमिनीज को डेफिनेटली कर सकते हैं, जितना फॉर्म में अवेलेबल होगा उसके हिसाब से। और हर नॉमिनी के साथ में एक जो फॉर्म फिल करना होता है, प्लस एक अमाउंट पे करनी होती है, वो तो आपको करना ही करना है। ये 2 मेंबर्स तो हो गए भाई आपके नॉमिनी के। क्या एसोसिएट मेंबर नॉमिनी बना सकता है? क्योंकि अभी हमने देखा कि उसको तो सारे राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि ओरिजिनल मेंबर को मिले हुए हैं। तो क्या एसोसिएट मेंबर अपना नॉमिनी बना सकता है? भाई साहब, बिल्कुल नहीं बना सकता है। वो उसको ये राइट्स दिए नहीं है। ना वो नॉमिनी बना सकता है, ना वो फ्लैट बेच सकता है, ना रेंट आउट कर सकता है। वो बिहाफ ऑफ ओरिजिनल मेंबर बस कुछ काम कर सकता है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्या जिसको नॉमिनी के बाद में आपने प्रोविजनल मेंबरशिप दी है, वो नॉमिनी बना सकता है? उसको भी ये राइट्स दिए नहीं है, क्योंकि वो एक बिहाफ ऑफ खाली ओरिजिनल मेंबर के लिए एक छोटा सा केयर टेकिंग का काम कर रहा है। उसको ये राइट्स ही नहीं है कि वो नॉमिनी बनाए। तो अदर देन ओरिजिनल मेंबर एंड ज्वाइंट मेंबर, इन दोनों के अलावा और किसी को ये राइट्स दिए ही नहीं है, जिसको हम टाइटल ओनर कह सकते हैं। कि वो टाइटल के ओनरशिप उनके पास है, इसलिए उनको ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो अपने नॉमिनी खड़े कर सकते हैं, अपने नॉमिनी नॉमिनेट कर सकते हैं। अदर देन 2, बाकी और किसी को ये राइट्स ही नहीं दिए हैं, चाहे वो एसोसिएट मेंबर हो, चाहे प्रोविजनल मेंबर हो, उनको कोई राइट्स नहीं दिए हुए कि वो आपके नॉमिनी को नॉमिनेट करें। तो ये एक छोटा सा क्लियरेंस मैंने कर दिया सर। ये कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो अदर देन टाइटल ओनर और किसी को ये राइट नहीं है। ये चीज एकदम क्लियर करती है कि अगर आप टाइटल ओनर हैं, बाय विच वे, तो आप नॉमिनी कर सकते हैं, अदरवाइज ये राइट्स आपके पास नहीं। आशीष सर, अगर आप टाइटल ओनर की परिभाषा भी थोड़ा में बता दें लोगों को, अपने दोस्त उसके बारे में भी जानकार हो जाएंगे। टाइटल ओनर देखिए, जैसे आप किसी फ्लैट को आप जब परचेस करते हैं, एज आई सेड कि मैं और हेमंत जी दोनों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा बिल्डर के साथ में, तो एग्रीमेंट बनता है हम दोनों के नाम पे, और उसमें ये पॉसिबल है कि मेरा 50% शेयर हो, उनका 50% शेयर हो। तो हम दोनों एक बार जब वो डीड, सेल डीड रजिस्टर हो जाती है, तो उस रजिस्टर्ड डीड के हिसाब से उस फ्लैट के टाइटल ओनर हम हो जाते हैं। उसके बाद सोसाइटी उसी टाइटल ओनरशिप को देखते हुए हमें मेंबर बनाती है और शेयर सर्टिफिकेट पे हमारा नाम चढ़ाती है। तो उस सेल डीड के हिसाब से, उस रजिस्टर्ड डीड के हिसाब से हम दोनों 50-50% के पार्टनर होते हुए और टाइटल ओनरशिप डिजर्व करते हैं उस चीज। आपने बताया कि एसोसिएट मेंबर टाइटल ओनर नहीं हो सकता। यस सर। वो क्यों नहीं हो सकता? सर ऑब्वियस सी बात है कि उसका इंटरेस्ट जो है
उसमें किसी तरीके से है नहीं, ना उन्होंने कुछ पे करके कुछ परचेस किया हुआ है, ना उनका सेल डीड में कहीं नाम है, तो वो एक थर्ड पार्टी है। और एक ये प्रोविजन दिया हुआ है कि इन केस अगर जो हमारे जो टाइटल ओनर है वो किसी कारणवश अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो राइट्स हैं वो नहीं निभा पा रहे हैं, तो एक प्रोविजन कर दिया है कि आप एक एसोसिएट मेंबर चुनिए जो कि आपके फैमिली का मेंबर हो और उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं आएगा, और वो सारे राइट्स जो आपके थे अदर देन सेलिंग, बाइंग एंड रेंटिंग आउट, वो चीजें उसको मिल जाती हैं विद द कंसेंट ऑफ टाइटल ओनर। आशीष सर, क्या जॉइंट ओनर टाइटल ओनर होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, जॉइंट ओनर है तो उसने 50% शेयर लिए हुए या 25% शेयर लिए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो टाइटल ओनर है, क्योंकि उसका सेल डीड में नाम है। जो रजिस्टर्ड सेल डीड हुई है, जो बिल्डर के साथ में उसका करारनामा हुआ है, उसमें तो वो है ही है। ओके। क्या हम प्रश्न उत्तर का दौर शुरू करें सर जी? यस सर, हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, को ये बता दें कि आज के टॉपिक के ऊपर ही हम आज का प्रश्न उत्तर का सेशन रखेंगे। आज का टॉपिक आपको पता है, मेंबरशिप है। मेंबरशिप के अधिकार क्या क्या हैं, वो कैसे बनते हैं वगैरह, वो सब चीजों के बारे में हम प्रश्न लेंगे। टॉपिक को छोड़ के कोई भी प्रश्न ना पूछे। जो भी फ्रेंड्स को कोई भी प्रश्न पूछना है तो अपने स्क्रीन में एक हाथ का सिंबल है, ऐसे करके हाथ है, उस पे सिंबल है, उस पे क्लिक कर दीजिए। हम बारी बारी से अपने दोस्तों के पास आएंगे उनका क्वेश्चन पूछने के लिए। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, एक सिंगल ही प्रश्न पूछिए। अगर ज्यादा प्रश्न है आपके तो सेशन के अंत में वक्त बचेगा तो सेकंड क्वेश्चन लेंगे। इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जब भी प्रश्न पूछते हैं तो आपका ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन होना चाहिए। जिनका वीडियो ऑन नहीं होता है हम उनके प्रश्न नहीं लेंगे। सो वी विल स्टार्ट इट नाउ। जिन किसी को भी प्रश्न पूछना है चैट बॉक्स में ना डालें प्रश्न, आप प्रश्न अपना हाथ वहां पे रेस करें एंड ओरली आपका प्रश्न लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है बाय स्वदेशी फूड्स। सर नमस्ते। मेरा सवाल ये है, हमारा जॉइंट प्रॉपर्टी है हस्बैंड वाइफ के नाम से फ्लैट, तो अगर मैं प्राइमरी मेंबर हूँ, मेरी डेथ होती है, मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भी फिल नहीं किया है, तो क्या जो सेकंड मेरे हस्बैंड है मेरे डेथ के बाद, वो उसमें अगर बच्चों से कुछ इश्यू नहीं आता है तो मेरे हस्बैंड कैन स्टे, आई मीन स्टे इन द सेंस उनको सोसाइटी से कुछ ऑब्जेक्शन है कि सोसाइटी में कुछ लेटर देना पड़ेगा, क्या है? ये पहला सवाल है। इसी के इसमें है कि अगर मेरे दो प्रॉपर्टी है तो मैं दो फ्लैट है एक ही सोसाइटी में, और मैं दोनों फ्लैटों में दो एसोसिएट मेंबर मेरे दोनों बच्चों को कर सकती हूँ क्या? और वो दोनों इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं क्या? थैंक यू। जो पहला क्वेश्चन था वो बहुत क्लियर हुआ मुझे, सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं सुना है, मैं पहले का आंसर दे देता हूँ आपको। अगर आपके प्राइमरी मेंबर का डेथ होता है और नॉमिनेशन में नहीं है और जॉइंट मेंबरशिप पे फ्लैट है तो आपको रिलीज डीड बनवानी होती है, और आपके क्लास वाइज सपोज जैसे हस्बैंड की डेथ होती है और वो प्राइमरी मेंबर है और उनके दो बच्चे हैं और एक वाइफ है, तो क्लास वाइज जितने भी वहां पे मेंबर्स होंगे उनको उनकी रिलीज डीड जिनके भी फेवर में बाकी के शेयर ट्रांसफर करने हैं, वो रिलीज डीड आपको रजिस्टर करवा के फिर सोसाइटी को अप्रोच करना पड़ेगा, इन केस अगर नॉमिनी नहीं है तो। इसका मतलब है मेरे हस्बैंड को रिलीज डीड करना पड़ेगा, आप बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों को रिलीज डीड करना है? नहीं समझी मैं आपका आंसर। नहीं, आपके बच्चों को करना पड़ेगा टुवर्ड्स आपके हस्बैंड के लिए, वो अपने राइट्स छोड़ेंगे आपके हस्बैंड को देने के लिए, क्योंकि अब कैसा है कि जब नॉमिनेशन नहीं हुआ है ना और 50-50 भी ऐसा हो गया कि एक प्रॉपर्टी में 50% हिस्सा आपका है और 50% हिस्सा आपके हस्बैंड का है। अब आप नहीं है वहां पे, या हस्बैंड नहीं है, दो में से एक नहीं है, तो जो 50% का हिस्सा बचा है
वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगा। उसके लिए जो लीगल हायर्स बचे हुए हैं उनके सारे राइट्स किसी एक पे देना होगा, तो उसके लिए रिलीज डीड बना के ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ओके जी सर, वो दूसरा सवाल जो था कि जैसे जॉइंट प्रॉपर्टी है हमारा और मैं एज ए प्राइमरी मेंबर, 2 फ्लैट है मेरा, तो मैं 2 एसोसिएट मेंबर मेरे 2 बच्चों को कर सकती हूँ क्या? और वो 2 जन इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं क्या? दोनों अलग अलग फ्लैट के लिए आप बात कर रही हैं? हाँ, 2 अलग फ्लैट है, एक मतलब हाँ बिल्कुल कर सकते। तो फिर सर 1 मेंबर 1 वोट का फिर क्या लॉ हो गया अगर हम ऐसे पकड़ के चले? अगर हम एसोसिएट मेंबर जाएगा ना मैडम, एसोसिएट मेंबर अगर आएगा तो 2 में से एक को ही वो राइट मिलेंगे वोटिंग के। नहीं, एक सेकेंड, अगर सब हम एसोसिएट मेंबरशिप नहीं करते हैं तो यूजुअली इलेक्शन में कैसे होता है, 1 मेंबर 1 वोट, राइट? राइट। अगर मेरे 2 फ्लैट है तो भी, और मैं फर्स्ट प्राइमरी ओनर हूँ तो भी, मैं आई एम द ओनली ओनर सपोज, तो भी मुझे एक ही वोट कर सकती हूँ इररिस्पेक्टिव मेरे कितने फ्लैट्स मेरे नाम पे है ना? राइट है। तो अगर मैं वही, मेरा भी सवाल है, मेरे 2 फ्लैट है मेरे नाम से प्राइमरी मेंबर, मैं 2 फ्लैट के लिए 2 अलग एसोसिएट मेंबर कर रही हूँ मेरे 2 बच्चों को, तो वो दोनों इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं, तो वहां फिर 2 हो गया। वो लॉ क्या कहता है? I will answer this thing. हाँ सर। ओके, अभी मैडम ने बताया कि मेरे 2 फ्लैट्स हैं, फ्लैट नंबर 101 और 102, दोनों फ्लैट मैडम के नाम पे है। अब प्रश्न ये आता है कि 101 में आप मीटिंग अटेंड करते हो, 102 में मीटिंग कौन अटेंड करता है, आप करते हो या और कोई करता है? नहीं सर, मेरे दोनों फ्लैट के लिए मैं दोनों बच्चों को एसोसिएट मेंबर बना रही, मैं अटेंड नहीं करूंगी। मैं आपको जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब दीजिए। आपका फ्लैट 101 है और 102 है। हाँ जी। दोनों में आप प्राइमरी मेंबर हो। हाँ जी। आपने एसोसिएट मेंबर भी बनाया नहीं, कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन ठीक है। तो अभी 101 के लिए कौन मीटिंग अटेंड कर सकता है आपके हिसाब से? मैं अटेंड करूंगी। 102 के लिए कौन कर सकता है? मैं खुद करूंगी। आप दो व्यक्ति तो हो नहीं, एक ही व्यक्ति हो। हाँ, तो आप एक ही जाके खड़े होगे ना। अभी समझो मानो आपका नाम अनीता है, तो 101 के लिए अनीता जाके खड़ी हो गई, 102 के लिए अनीता कैसे खड़ी होगी? हाँ। वोट करने के टाइम पे अनीता गई, वोट करा लिया, 101 का उंगली में निशान लगा लिया, हाँ। खत्म हो गया। अब 102 के लिए फिर से अनीता जाती है, वो बोलती है मेरा तो दो फ्लैट है, मेरा 2 वोट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे उंगली पे वोटिंग के टाइम पे निशानी लगाने को मिलेगा क्या? आपको नहीं मिल सकता है। जब आपको 2 फ्लैट का एक ही वोट मिलता है, एक ही पोजीशन मिलता है, तो आपके प्राइमरी मेंबर को कानून को साइड में रखते हुए या कानून का मजाक करते हुए आप एसोसिएट मेंबर अगर 2 अपॉइंट करते हो तो उसको 2 वोट नहीं मिल सकता है, क्योंकि एसोसिएट मेंबर आपका प्रतिनिधि है, मतलब आप खुद ही हो वो चीज। आपके प्रतिनिधि होने के कारण आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि चलो ठीक है, मैं 102 के लिए अनिल को भी बना देती हूँ एसोसिएट मेंबर, और सुनील को भी बना देती हूँ, और सुरेश को भी बना देती हूँ, और रमेश को भी बना देती हूँ। कानून में इस समय तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक आदमी कितना एसोसिएट मेंबर बना सकता है, लेकिन कानून में ये लिखा है पक्का कि आपका प्रतिनिधि को आप अपना एसोसिएट मेंबर कहोगे। सही। आप 4 प्रतिनिधि नहीं बना पाओगे। नहीं तो अगर समझो मानो उदाहरण के तौर पे अपने फ्रेंड्स को ये बता दूं कि आपके फ्लैट के 4 ओनर हैं, और अगर कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन एसोसिएट मेंबर बना सकता है, या कानून में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि कितने एसोसिएट मेंबर बना सकते हो, तो पहला वाला बोलता है मैं 4 एसोसिएट मेंबर बनाता हूं, दूसरा वाला भी बोलता है मैं 4 बनाता हूं, वगैरह वगैरह। अब सारे में से 16 एसोसिएट मेंबर होते हैं, सब चारों ने 4-4 बना दिए तो 16 एसोसिएट मेंबर हो गए। अब आप किसको भेजना चाहते हो वहां पे, क्योंकि सबका हक हो गया वहां पे जाके करने का। राइट। तो आपके 10 फ्लैट होंगे तो भी आपको एक ही वोट मिलेगा। आप उसको अलग अलग प्रतिनिधि बना दो, कुछ भी बना दो, फिर भी नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए दूसरी एक चीज भी बता दूं मैं, आपका फ्लैट में 101, अनीता का फ्लैट 101 है,
अनीता का फ्लैट 102 भी है, दोनों में अनीता ही प्राइमरी मेंबर है। अनीता निकल लेती है, गुजर जाती है, मर मुरा जाती है, और उसने जाने के पहले सिर्फ और सिर्फ फ्लैट नंबर 102 का नॉमिनेशन फॉर्म भरा, 101 का नहीं भरा। अब वो प्रोविजनल मेंबर बन गया 101 102 के फॉर्म के वजह से। अब प्रश्न ये आता है, टेक्निकल प्रश्न ये आता है कि आपका 101 जो है वो अनीता का है, वो गुजर गई, तो वो अब वोट नहीं कर सकती है। आपका प्रतिनिधि जो है 102 में बैठा हुआ है, प्रतिनिधि मीन्स ये प्रोविजनल मेंबर, अब वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है यहाँ पे। आपको क्या लगता है, क्या वो कर पाएगा वोट? आशीष जी, आपको क्या लगता है? नहीं सर। आशीष जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आशीष सर, हाँ, आई जस्ट रिपीट द टेक्निकल थिंग। मैडम ने प्रश्न पूछा है, कई लोगों के मन में ये ख्याल आते रहते हैं, प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं कि 101 में अनीता है और 102 में भी अनीता है। 101 में अनीता ने नॉमिनेशन नहीं किया हुआ, तो वो वैसे ही पड़ा रह गया, उसमें ज्वाइंट मेंबर्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सिर्फ 102 में अनीता ने नॉमिनेशन किया हुआ है, और 102 में नॉमिनेशन के प्रोसेस से उसको नॉमिनी को प्रोविजनल मेंबर बना देते हैं। आप प्रोविजनल मेंबर को वोट करने का, इलेक्शन लड़ने का, एजीएम मीटिंग में अटेंड करने का अधिकार है या नहीं है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है? ये दो प्रश्न निर्माण होते हैं। अभी इसका उत्तर ऐसा आता है कि मानो अनीता के सिर्फ एक ही फ्लैट होता, 101 ही होता, और नॉमिनी अपॉइंट किया होता, तो नॉमिनी को हर वो चीज मिलती जो अनीता को मिलता है, एक्सेप्ट फॉर लेना, बेचना, खरीदना, लीजिंग का वगैरह वगैरह। तो ये टेक्निकल प्रश्न का उत्तर ये रहा कि 102 में अगर किसी ने प्रोविजनल मेंबर बनाया हुआ है तो उसको सारे अधिकार मिलते हैं मेंबरशिप पे सिर्फ। मैडम, आपको और कोई प्रश्न है आपका? सर, जॉइंट प्रॉपर्टी है हस्बैंड वाइफ के नाम से, तो हम दोनों बच्चों को नॉमिनेशन फॉर्म कर सकते हैं ना? सोसाइटी कहती है कि एक ही का नाम लिखना है नॉमिनेशन फॉर्म में। अपना अपना नॉमिनेशन फॉर्म कर सकते हो। अनिल है वो अपना खुद का नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा अपने खुद के 50 रुपए के लिए, और अनीता जो उसकी बीवी है वो अपना खुद का फॉर्म भरेगी अपने खुद के 50 रुपए के लिए। नहीं नहीं सर, वैसा नहीं, वो तो हम कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि नॉमिनी एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे दोनों बच्चों के 50 एंट्री कर सकते हो, 50 नॉमिनी बना सकते हो एक फॉर्म पे, कोई बंदिश नहीं है। थैंक यू। जैसे 50 ओनर बन सकते हैं वैसे 50 नॉमिनी बन सकते हैं, पर एक टेक्निकल यही रहेगा कि एक फ्लैट के पीछे सिर्फ एक ही एसोसिएट मेंबर बनेगा। एनीवे, थैंक यू मैडम फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अश्विन, मिस्टर अश्विन। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मिस्टर अश्विन, यस प्लीज गो अहेड। हाँ, एक तो ये एसोसिएट मेंबर के लिए जो एक्सपेंडेड फॉर्म भरने का है, तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड रहता है कि नहीं? और जैसा अभी मैडम ने पूछा कि ना, ये अपना मेंबरशिप एक और दो प्राइमरी ये फ्लैट है 101 और 102, तो दोनों पे वोटिंग एक ही मेंबर करेगा कि फिर अलग उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? और एक क्वेश्चन ये है कि पावर ऑफ अटर्नी वाले को क्या मेंबरशिप मिल सकती है? सर जी, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन का थोड़ी देर के बाद में देखते हैं। आशीष जी, इनका पहला प्रश्न। नहीं, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं होती सर। एसोसिएट मेंबर बनाने के लिए जब भी प्राइमरी मेंबर को लगेगा कि उसको जरूरत है एसोसिएट मेंबर की, तब वो बना सकता है। इसके लिए कोई टाइमलाइन के वो नहीं दिया हुआ है। और एक्सपेंडिचर फॉर्म जो 5 नंबर है वो एक ही बार भरना है? हाँ जी, वो एक बार फॉर्म नंबर 7 के साथ भरना पड़ेगा। फॉर्म 5 और 7 दोनों।
अलग अलग बायलॉज में अश्विन जी, कोई बायलॉ में 5 दिखाई देगा, कोई में 6 दिखाई देगा, कोई में 7 दिखाई देगा। वो बायलॉ के ऊपर डिपेंड है। अलग अलग एसोसिएशन अपना अपना बायलॉज छाप रहे हैं। वो उनका कोई फिक्स नहीं कि कौन सा नंबर स्टैटिक रखना है या फिक्स रखना है। तो आपके बायलॉज में आप चेक कर लीजिए कि एसोसिएट मेंबर का कौन सा फॉर्म है। सेकंड जो ये था ना, आप बोले कि 101 और 102 का जो प्राइमरी मेंबर है, तो दोनों पे वोट एक ही मेंबर कैसे कर पाएगा? आशीष जी, अभी तो आपने सर यही एक्सप्लेन किया। ओके, और कोई प्रश्न है अश्विन जी? तीसरा ये है कि पावर ऑफ अटर्नी का जो है उसमें मेंबरशिप के लिए कुछ रोल रहता है, पावर ऑफ अटर्नी देके जाते हैं, तो उसके लिए मेंबरशिप क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी आपके जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं एग्रीमेंट पे, वो अपना खुद का पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। जैसे मानो एक फ्लैट में 2 ओनर है, एक अनिल है और एक सुनील है। अनिल अपना 50% का पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकता है और सुनील अपना 50% का पावर अटॉर्नी बना सकता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी बनने के बाद में समझो अनिल अब्रॉड में रह रहा है, लेकिन उसके पास इंडिया का पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया में रजिस्टर्ड है। पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करना कंपलसरी है, बिकॉज इट हैज पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। रजिस्टर करना कंपलसरी है। 500 रुपया कोर्ट फी और रजिस्ट्रेशन 1000 रुपए। ये बना के दे के चला गया, अनिल भाई अमेरिका चला गया, पावर ऑफ अटॉर्नी उसने आपको दे दिया। आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पे आप अपना एसोसिएट मेंबर फॉर्म भर सकते हो खुद ही का, और बाकी सब काम कर सकते हो। पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या क्या क्लॉजेस डले हुए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, वो लिखना पड़ता है पावर ऑफ अटॉर्नी में, कि मैं इसको बेच सकता हूँ, मैं इसको खरीद सकता हूँ, मैं इसको गिफ्ट कर सकता हूँ, या मैं इसको भाड़े पे चढ़ा सकता हूँ, या मैं इस पे लोन ले सकता हूँ, वगैरह वगैरह। जब तक स्पेसिफिक क्लॉजेस नहीं लिखे होंगे वो पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई मतलब नहीं रहता। और फाइनली जिस आदमी ने पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया, बनाया, आपको देकर गया, वो अगर किसी कारण से गुजर गया, मुड़ा गया, तो पावर ऑफ अटॉर्नी नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर उस पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है उस पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज नहीं कर पाता। फिर यूज किया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ और ऑनर बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है और ओनर बेच सकता है, नहीं बेच सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना हक देने के बाद में मेरा सारा हक खत्म हो जाता है। ओके, तो ओनर का हक जो भी कुछ है इंटैक्ट रहेगा, बरकरार रहेगा, कायम रहेगा। और जो नॉमिनी प्रोविजन फॉर्म में उसका फी कितना है? वो आप बायलॉस में चेक कर लीजिएगा सर जी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर इस्माइल शेख। मिस्टर इस्माइल। हाँ, हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, शेख साहब बोलिए। सर वैसा है, मैं और मेरा भाई का जॉइंट है ना, मैं प्राइमरी मेंबर हूँ और जॉइंट है ना, जो फ्लैट ओनर है, तो उसका नाम सेकंड है। अब वो मेरा भाई मेरे को सारे आना वो देना चाहता है, मतलब टोटल अपना जो 50% है, तो उसके लिए क्या गिफ्ट डिड कराना पड़ेगा सर? लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस हैं इस्माइल जी, बट गिफ्ट डिड सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, आपके ब्रदर आपको अगर गिफ्ट डिड कर देते हैं जी, तो उसके बाद वो जो प्रोसेस होता है आपका गिफ्ट डिड रजिस्ट्रेशन करवा के आप 100% शेयर होल्डर बन सकते हैं। ओके, मतलब वो फिर वो करा के मेरे को सोसाइटी में उसको एंडोर्स कराना पड़ेगा? हाँ। ओके, थैंक यू सर। हेमंत सर अनम्यूट कीजिए सर, हेमंत सर अनम्यूट। हाँ, शेख साहब को धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मिस्टर राकेश मल्होत्रा, आपका नेक्स्ट प्रश्न प्लीज। मिस्टर राकेश मल्होत्रा।
सर जैसे मैंने समझा था एसोसिएट मेंबर और प्रोविजनल मेंबर के बारे में, उस मैं भी गलत हो सकता हूँ। जैसे एसोसिएट मेंबर कमिटी में आने के बाद प्राइमरी मेंबर उसको हटा सकता है लेटर देने के बाद। सेम थिंग प्रोविजनल मेंबर जब कमेटी में आता है और बाद में लीगल हेयर प्राइमरी मेंबर होने के बाद प्राइमरी मेंबर प्रोविजनल मेंबर को भी हटा सकता है कमेटी से। प्रोविजनल मेंबर का आपका जो सवाल है ना सर, हाँ हाँ प्रोविजनल मेंबर तो कौन है? जो नॉमिनी है उसको सिर्फ प्रोविजनल हाँ मेंबरशिप के लिए टेम्पररी बेसिस पे। हाँ अब जो ओरिजिनल मेंबर है ही नहीं इस दुनिया में, उसके बाद उसका बोलते हैं ना कि उसने एंट्री की है, अब तब तक हाँ जब तक कि उसके लीगल हेयर्स, जो ओरिजिनल मेंबर के लीगल हेयर्स नहीं आते हैं पिक्चर में और मेंबर्स बनते हैं, तो उनके मेंबर्स बनने के बाद इसका राइट सब खत्म हो जाता है फिर। पर फिर वो ऑटोमेटिकली ही कमेटी से निकल जाएगा, या जो प्राइमरी मेंबर जो होता है बाद में लीगल है उसको लेट? वो एक प्रोसेस है, वो सोसाइटी की जब मैनेजिंग कमेटी बैठेगी तो वो एक प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस फॉलो करके और वो साइड में हो जाएगा। आई थिंक आशीष जी, इनका प्रश्न ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि अनिल भाई है प्राइमरी मेंबर, हाँ अनिल भाई ने अपॉइंट किया नॉमिनी सुनील भाई को, जी, उसके बेटे को अपॉइंट किया, लेकिन बेटे को अपॉइंट किया नॉमिनी बोल के। या लेटेस्ट से थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट कर देते हैं, अनिल भाई फ्लैट ओनर है, उसने पान वाले को नॉमिनी बना दिया। वो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, पान वाला बोलेंगे तो पान वाले को नॉमिनी बना दिया, है ना। अब अनिल भाई का जो बेटा है सुनील, अनिल भाई अपना पान वाला नॉमिनी बन गया, कमेटी में भी आ गया, सब कुछ हो गया उसका। अब थोड़े दिनों के बाद में सुनील, मतलब जो अनिल भाई का बेटा है, वो आता है, वो कोर्ट से प्रोबेट लेके आ जाता है कि भाई ये तो फ्लैट मेरे बापूजी का है और ये मेरे नाम पे ट्रांसफर किया जाए। तो सोसाइटी में वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करता है। सोसाइटी जैसे ही उसको एडमिट कर लेती है, जो प्रोविजनल मेंबर का अधिकार था वो अपने आप खत्म हो जाता है। उसी क्षण प्रोविजनल मेंबर का अधिकार खत्म। अगर वो चेयरमैन बना हुआ है तो चेयरमैन से बाय डिफैक्टो वो रिजाइन कर दिया, करे या नहीं करे, लेकिन वो रिजाइन माना जाएगा उसको। उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। एक बार प्रोबेट हुआ या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ या रिलीज डीड एग्जीक्यूट हो गया फैमिली के आपस के लोगों के बीच में, या फैमिली सेटलमेंट डीड एग्जीक्यूट हो गया, तो प्रोविजनल मेंबर का अधिकार खत्म हो जाता है उसके अंदर। और कोई प्रश्न है राकेश जी? हाँ सर, एक टेक्निकल क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था लगता है, पर उसको कुछ आप सॉल्यूशन मिला है क्या देख लेना। जैसे प्रोविजन एसोसिएट मेंबर बनाने के लिए लिमिटेशन रखा है 12 फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, ना पान वाला नहीं, कोई नहीं चाहिए, इसी बोथ दैट 12 मेंबर। तो प्रोविजनल मेंबर के लिए उन्होंने ऐसा क्यों छोड़ दिया कि पान वाला भी हो सकता है? हाँ, क्योंकि आपने दिल का रिश्ता बना लिया ना उससे। आप बॉम्बे से राजधानी में बैठ के दिल्ली जाओगे ना, शाम को 5 बजे बैठोगे ना, तो इंसान की फितरत है कि 6 बजे तक आपके बगल वाले सीट के साथ में आपकी पक्की दोस्ती हो जाती है। फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हो, मिठाई खाना पीना एक्सचेंज कर लेते हो, उतरने के समय तक वो आपका सगा भाई भी बन जाता है, दिल का रिश्ता जिसको कहते हैं। तो वैसी सूरत में कानून में कोई बंदिश नहीं है कि आप उसको नॉमिनी नहीं बना सकते हो, या आप उसको उसके नाम पे पूरी वसीयत नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी पूरी प्रॉपर्टी आप डोनेशन डीड करके उसको डोनेट भी कर सकते हो। तो एसोसिएट मेंबर को क्यों नहीं ऐसा बोला कि चलो पान वाले को भी एसोसिएट मेंबर बना दो? हाँ, इसके लिए आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ेगा, एमएलए बनना पड़ेगा। ओके सर। और असेंबली में जाके प्रश्न रेज करना है और फिर वहां पे समाधान ढूंढना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय माधव गोखले। मिस्टर माधव गोखले। हेलो
हेलो हाँ पूछिए सर। सर, सुनिए सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन था जो 154 में बताया लीगल नॉमिनी जो होता है वो प्रोविजनल मेंबर बढ़ देता है, बाद में लीगल है और सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने के बाद में वो प्राइमरी मेंबर हो जाता है, लेकिन वो ओनरशिप नहीं होता है। हाँ, ऐसा है ना? यस सर, यू आर करेक्ट। अच्छा, तो खाली अगर लेकिन सोसाइटी उसके में पहले आपको अपने दोस्तों को ये बता दूं, समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हिंदी में शायद अचल संपत्ति कहते हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लागू नहीं होता है, आप सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं ला सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट लागू नहीं होता है, तो वो भी आप नहीं ला पाओगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो लीगल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट से डिग्री लानी होती है, या तो प्रोबेट डिग्री लेकर आओ, या तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेके आओ, या तो डिक्लेरेशन की डिग्री लेके आओ। इसी से सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। या आपस में बैठ के फैमिली के सर्वसम्मति से लेके आप, जैसे आशीष सर ने बताया, रिलीज डीड कर लो, सेटलमेंट डीड कर लो वगैरह वगैरह, ऐसी टाइप की डीड्स बन सकती है। कुछ पूछिए माधव जी, आपका प्रश्न दूसरा। अच्छा, नहीं, वो जो पार्टीशन डीड कर, अगर वाइफ और हस्बैंड के नाम से रहेगा, अगर वाइफ चले जाने के बाद में 50% हस्बैंड का और 50% जो वाइफ का रहता है, हस्बैंड और सन का रहता है, तो 75% और 25% का डीड करा सकते हैं ना? यस सर, वैसा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसा शेयर सर्टिफिकेट में प्रोविजनल मेंबर, जैसा एसोसिएट मेंबर के बारे में पूछा था कि उसका नाम नहीं आएगा, वैसा ही लीगल एज सर्टिफिकेट जो आता है, तो प्रोविजनल मेंबर आता है, उसका शेयर सर्टिफिकेट में प्रोविजनल लिखना पड़ता है या नहीं? ऐसा कुछ बताया नहीं ना उसमें, वर्डिंग प्रोविजनल मेंबर ऐसा। ओके, अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मानो अनिल भाई का फ्लैट है, और अनिल भाई ने अपने एक रिश्तेदार उस सुनील, उसको नॉमिनी कर दिया, और उसने प्रोविजनल मेंबर के लिए अप्लाई किया। जो भी है, न्यूज़पेपर नोटिस है, इंडेमनिटी बॉन्ड है, 100 रुपए का फी है, मेंबरशिप एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप ट्रांसफर फीस भी भरना है 500 रुपया। 2 फीस है सोसाइटी में, एक तो मेंबरशिप एंट्रेंस फीस है और एक मेंबरशिप ट्रांसफर फीस। एंट्रेंस फीस 100 रुपया और मेंबरशिप ट्रांसफर फीस 500 रुपया। ये दोनों भरने के बाद ही सामने वाले को प्रोविजनल मेंबरशिप दिया जाएगा। जहां आपने मेंबरशिप ट्रांसफर फीस भरा, वहां पे शेयर सर्टिफिकेट में प्रोविजनल मेंबर का नाम दर्ज करना जरूरी है। आई रजिस्टर में भी दर्ज करोगे और प्रोविजनल मेंबर, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में क्या लिखोगे आप वहां पे? अनिल शर्मा ब्रैकेट में नॉमिनी या प्रोविजनल मेंबर, ये आपको लिखना जरूरी है। वो क्यों लिखोगे आप? क्योंकि कल को उठ के, मतलब 25 साल के बाद में कोई नहीं आता, क्लेम नहीं आता, तो भी 25 साल के बाद की जो मैनेजिंग कमेटी होगी वो भूल जाते हैं, और उस समय वो सुनील बोलता है कि अरे अभी तो सब भूल गए, मैं इसको फ्लैट बेच देता हूँ। और शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्समेंट नहीं है नॉमिनी बोल के या प्रोविजनल मेंबर बोल के, तो जो खरीदने वाला है उसको ये लगेगा कि अरे न्यूज़पेपर के नोटिस दिलवा देते हैं, उससे बॉन्ड ले लेते हैं, ये कर लेते हैं और फ्लैट खरीद लेता हूँ। तो ये कानूनी गुनाह है, प्रोविजनल मेंबरशिप बेच नहीं सकता, पर नाम उसका आने के बाद शेयर सर्टिफिकेट पे उसको लिखना पड़ेगा वहां पे प्रोविजनल मेंबर करके। ओके, थैंक यू सर। Thank you, Mr. Madhav, for joining in. Next question is by Mr. Yogesh Patil. Mr. Yogesh Patil. हाँ, नमस्ते सर। मेरा Yes, क्वेश्चन sir, ये go है ahead. कि जॉइंट मेंबर जो है उसको प्राइमरी मेंबर से परमिशन लेके ही मीटिंग अटेंड करना है कि विदाउट परमिशन भी वो अटेंड कर सकता है? आशीष सर।
नहीं सर, उनको परमिशन तो लेनी पड़ेगी। आप ये समझ के चलिए, अगर इन पूरे सिनारियो को हम एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो जो प्राइमरी मेंबर है वो राजा है और बाकी के लोग प्रजा है। तो बिना राजा से पूछे वो आगे नहीं जाएंगे, चाहे वो प्रोविजनल मेंबर हो, चाहे एसोसिएट मेंबर हो, चाहे ज्वाइंट मेंबर हो। वो जब तक पहला वाला आदमी खड़ा है वहां पे है प्रोविजन में, तब तक बाकी के लोग जो है वो खाली इंजॉय कर सकते हैं। बाकी उनको राइट्स जो है, वोटिंग राइट्स और इलेक्शन राइट, वो सब हटाने पड़ेंगे। पहले आपको प्राइमरी मेंबर से कंसेंट टर्म्स पे वो 10A का फॉर्म फिल करवा के फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मीटिंग अटेंड करने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए दोनों के लिए फॉर्म 10A ही भरना पड़ेगा? जी जी जी। अच्छा, और दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर एग्रीमेंट में कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं है कि शेयर कितना होगा, खाली दोनों के नाम है, प्राइमरी मेंबर एंड जॉइंट जो भी है और जो को ओनर है, तो उस सिचुएशन में उनके परसेंटेज कैसे गिने जाते हैं? कहीं पे अगर परसेंटेज नहीं दिखा हुआ है और ज्वाइंट मेंबरशिप मानी गई है, तो ये बाय डिफॉल्ट 50-50 पकड़ के चलिए। ओके, थैंक यू सर। Thank you, Mr. Yogesh, for joining in. Next question is by Mr. Bala Sahib. Mr. Bala Sahib. Okay. Next question is by Mr. Francis D'Souza. Good evening, sir. You can hear me? Yes, please go ahead. Okay. In December 2021, my mother had passed away, and my sister and myself were joint nominees for the flat. So what happened is, because of COVID and all these things, I am overseas, and sister is in Goa, so we couldn't come to do the paperwork. And then the secretary and the chairman had said that you just submit the indemnity bond and the application for membership of for the society membership, and should be good enough to become member. But in December, when we came down and we submitted indemnity bonds, and according to Appendix 17 by Clause 32 the form for membership of society application for membership of society with 100 rupees. After 1 month, they have come back and said, "Oh, you need to fill up the transfer form, get letter of administration from the High Court, as well as pay the dues." So I'm confused now why before they didn't tell and now they are telling to do at the end moment. And there is redevelopment happening on the cards. All meetings are happening. So they want these things now. So my question to them was, how come all 1 year you didn't ask me these other forms? Only these 2 forms they had asked to submit, the indemnity bond and the membership application form. So are they asking this is the correct way or what? That's my question. Mr. D'Souza, what I have understood by your query and what I have understood how the society has done the work, might possible that society doesn't know actual process of law. Correct. As per your submission, what I can understand. It happens in many societies that people are not aware with the law, and what they do that they discuss themselves only, and whatever the conclusion they come, they just amplify on the members. So what they have done earlier is completely bad in law. They cannot make you member in the way what they have done earlier. Later on, they are just correcting themselves because might possible they have got some information from some advocate or legal expert. Exactly. So the second part, what they are doing is now correcting themselves. Okay. In your process, in your situation, what should of Shivaji Maharaj. Hello. Yes, sir. Continue. Your situation,
You and your sisters both are nominee, right? Yes, yes, And now mom, who is a 100% shareholder, is no more, no more. right? So now, being a nominee, either you or your sister can apply for provisional membership. Very first thing. For the Actu- same thing, they had asked you to file an indemnity bond, and few more forms are there. So either you or your sister, any of you, with given consent to each other, if your name is in nominee form stands first, then you Yes. become a provisional member, and she will remain as a nominee. Oh, okay. Once you become a provisional member, then you can pay the dues, take part with the day-to-day routine, whatever the society is going through, and side by side, you need to, if there is a will, then you should go for probate, and after probate, you will get the after the process, you will become a member of that society, and your sister will remain a nominee on share certificate. Oh, okay. So actually, what happened in April last year, I had already given them in writing to make us the provisional member. It seems they are not aware that there is something like this, and they have not replied at all to that letter by email I had sent. Not replied at all, and every time they are insisting, indemnity bond बनाओ और वो submit करो and हो जाएगा. And I also Mr. depended and D'Souza, trusted. Mr. D'Souza, Yes. you forget about that provisional member. If everything is amicable in your family, if there is a mutual consent understanding, Yes. then you execute a release deed. There is no need of probate. There is no need of LA. There is Okay. no need of provisional member. Okay. Executing and registering a release deed will take only 2 days. Wow. Okay. Only 2 days. 1 day for drafting and the second day for registration. The Okay. expenses are also going to be very, very minimal. Okay. Don't think of running around here, there. Okay. If your society people are ignorant, let them be ignorant. Okay. But now, since you know about this thing, you execute your release deed with all the family members who are connected with the deceased member. Yeah. Since we are And only this will be two. the- Yeah. Only Yeah, two of so us. that will be much simpler. Thank you, Mr. D'Souza, for joining in. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Mr. Next question is by Bala Sahib. You are there, Mr. Bala Sahib? Yes, sir. Sorry, I was on mute initially. No problem, sir. Go ahead. क्वेश्चन था कि प्राइमरी ओनर एंड जॉइंट ओनर, दो ओनर अगर रहते हैं तो दोनों का इंडिविजुअल नॉमिनेशन बनता है या सिंगल फॉर्म में ही बन सकते हैं दोनों का नाम डाल के? मतलब दोनों का इंडिविजुअल भरना पड़ता है, दोनों के अलग अलग शेयर के हिसाब से दोनों को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, अलग अलग पे करना पड़ता है. ओके. क्वेश्चन इज सर, जब नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद जब वो पर्सन की अगर डेथ हो जाती है उसके बाद ही वो प्रोविजनल मेंबर बनता है, देन उसके नाम का शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है ना? उसके पहले तो उसका शेयर सर्टिफिकेट बनना ही बनता है ना, बिकॉज एट दैट टाइम वो मेंबर नहीं रहेगा. आपका प्रश्न आप घुमा के पूछिए, दूसरे तरीके से पूछिए, सेम प्रश्न इन अनदर वे. सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी ओनर की अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी जो उन्होंने नॉमिनी डिक्लेयर किया है वो अपना प्रोविजनल मेंबर बन जाएगा. जब तक कोई उसका लीगल नहीं आएगा ओनरशिप को तब तक वो प्रोविजनल मेंबर रहेगा. उसके बाद उसका शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है या इनिशियली जब उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया एट दैट टाइम हमको उसका प्रोविजनल मेंबर का शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है? नहीं, वो आफ्टर डेथ जब वो एप्लीकेशन डालेंगे ना प्रोविजनल मेंबर्स बनने के लिए, तब तक तो नॉमिनी है, आपके शेयर सर्टिफिकेट में नॉमिनी है. लेकिन जब डेथ हो गई तो नॉमिनी ही एक एप्लीकेशन करेगा सोसाइटी को कि अब मुझे आप प्रोविजनल मेंबरशिप बनाओ, प्रोविजनल मेंबरशिप दो. तो वो करने के बाद जब वो पूरे प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, उसके बाद वो शेयर सर्टिफिकेट पे प्रोविजनल मेंबर करके स्टैंप हो जाएगा. ओके सर. Thank you, Mr. Bala Sahib. Next question is by Mr. Lakshman Raj. Mr. Lakshman Raj. Hello. Yes, Mr. Lakshman, please go ahead. थैंक यू सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है
जो प्रोविजनल मेंबर है वो रीडेवलपमेंट में डीए वगैरह सही कर सकते हैं, डीए और पी ट्रिपल ए. कैन प्रोविजनल मेंबर साइन द डीए एंड पी ट्रिपल ए? Provisional member has got no right. Provisional member has got no right. तो रीडेवलपमेंट में डीए और वो सही नहीं कर सकता. उसको वो खरीदना बेचना नहीं कर सकता है, मॉर्गेज नहीं कर सकता है, भाड़े पे नहीं दे सकता है, गिफ्ट नहीं कर सकता है, डीए पे साइन नहीं कर सकता है, पीए पे साइन नहीं कर सकता है. वो एक खाली स्टॉप गैप टेम्परेरी पोजीशन है उसके पास में. तो अभी वो फ्लैट का डीए पे सही कौन करेगा? फ्लैट नंबर 102 पे कौन सही करेगा? जो ओरिजिनल मेंबर है उनके वारिसदार, उनके वारिसदार का ओरिजिनल डेथ हो गया तभी तो ये नॉमिनी आया. तो नॉमिनी के हैसियत से नहीं कर पाएगा, उसको कोर्ट से जाके डिग्री लाना पड़ेगा कि मैं इस फ्लैट को मेरे को मालिक घोषित करो. नहीं, वो अटक गया है, प्रोबेट अटक गया उनका, उनके सिस्टर ने प्रोबेट में अड़चन डाला है. आई एम वन ऑफ द. वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, लेकिन कानून ये बोलता है कि अगर मालिकाना हक चाहिए तो सिर्फ लीगल वारिसदार ही उस चीज पे डॉक्यूमेंट में साइन कर सकते हैं. जब तक अटका हुआ है तब तक ओरिजिनल मेंबर या प्राइमरी मेंबर या प्राइमरी ओनर उसी का हक बना रहेगा हमेशा के लिए. तो पीए साइन नहीं होगा, पर रीडेवलपमेंट रुकेगा नहीं. लेकिन जब फ्लैट अलॉट होने की बारी आएगी, उस समय चाबी देने की बारी आएगी, तो तब तक कोर्ट का डिग्री आ चुका होना चाहिए, या तो वो चाबी सोसाइटी की कस्टडी में पड़ी रहेगी. प्रोविजनल मेंबर का उस फ्लैट में रहने का हक डिफाइन नहीं किया हुआ कहीं पर भी. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू मिस्टर लक्ष्मण. थैंक यू. Next question is by Mr. Ramesh Naidu. Mr. Ramesh Naidu. Yeah, good evening, sir. Can you hear me? Yes, please go ahead. Yeah, so as you said, no, the provisional member cannot occupy the property, right? Or occupy the flat and stay in the flat, right? Yeah, that's what I understand. Ashish ji? The provisional member can stay. They cannot sell it. Neither he can rent out. So if there is no consent formed, and since he is a provisional member, then he will enjoy the flat, right? Let me answer this thing, Mr. Naidu, on a technical perspective. There is this fellow Anil Bhai, who is the owner of the property. He was going to Delhi one day. In that train, he met Sunil Bhai. And he became too friendly with him. He took his name, address, telephone number. मालूम पड़ा कि वो तो नेक्स्ट बिल्डिंग में ही रहता है. इतनी स्ट्रांग दोस्ती हो गई, इतनी स्ट्रांग रिश्तेदारी हो गई उससे कि उसने उसको प्रोविजनल मेंबर बना दिया, नॉमिनी बना दिया. अनिल भाई की खुद की बीवी है और 4 बच्चे हैं जो उसी फ्लैट में रह रहे हैं. Now, according to you, I have explained a little time before, but still I'll ask you again. कि आपको क्या लगता है कि जो प्रोविजनल मेंबर है, जो नॉन फैमिली मेंबर है, एक्चुअली बाहर दोस्त है उसका, वो आके क्या बोल सकता है उस अनिल भाई की बीवी बच्चों को कि भाई बाहर निकलो, मैं प्रोविजनल मेंबर हूँ तो मुझे फ्लैट में रहना चाहिए? आपको क्या लगता है नायडू साहब? No, he cannot do it. Since the flat is vacant, he will thought that because I'm a provisional member, I will stay and enjoy the flat. Okay, I'll tell you what is the definition of a provisional member. Provisional member is that person who is like a चौकीदार. आपके जो बिल्डिंग के नीचे जो चौकीदार है, फ्लैट के नीचे जो आपके बिल्डिंग है, चौकीदार है, केयर टेकर है, वो केयर टेकर, सर्वेंट है, वो ट्रस्टी है वो. That can we stop he occupying the flat, sir? The law does not tell the security watchman, does not give right to the security watchman कि अपने मालिक का प्रॉपर्टी वो ऑक्यूपाई करे. He will हमेशा remain that provisional member only. He will हमेशा remain that चौकीदार. He will हमेशा remain that as a trustee. Right.
अभी ना उनका जो ओरिजिनल मेंबर का जो बच्चे हैं और बाहर रहते हैं, say he's stays in America, and this fellow being a nominee, can he bring the court degree and do change everything, take the ownership? कोर्ट डिग्री लाने के लिए उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं इसका लीगल वारिसदार हूं, या मृतक व्यक्ति ने आपको या उसके नाम पे वसीयत कर रखी है। हाँ, तो उधर विल नहीं है सर, विल नहीं है, और जो उनके बच्चे हैं बाहर है, तो ये एक नॉमिनी इधर है इंडिया में, जैसे आपने बताया कि कोर्ट में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके है ना, कोर्ट डिग्री लेकर आ सकता है, देन ही बिकम अ लीगल मेंबर। सिर्फ वारिसदार कोर्ट डिग्री ला सकता है, अगर नॉमिनी वारिसदार है तो लेके आ सकता है, लेकिन अगर वो नॉमिनी की हैसियत से अप्लाई करेगा तो वो हमेशा नॉमिनी ही बना रहेगा। अगर वो नॉमिनी लीगल हायर की हैसियत से अप्लाई करना चाहता है तो उसको कोर्ट की डिग्री लानी होगी। अभी दो लीगल हायर है, एक इलीगल हायर इंडिया के बाहर रहता है और एक लीगल हायर नॉमिनी बन के बैठा है, और जैसे आपने बताया कि वो कोर्ट डिग्री लेकर आ सकता है, तो और जो बाहर है इंडिया के बाहर, तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा सब। सर जी, कोर्ट डिग्री एक मजाक नहीं है, उसमें काफी डिक्लेरेशंस देने पड़ते हैं। गलत डिक्लेरेशन दिया तो कम से कम 3 साल की मुफ्त जेल भी है, लॉजिंग बोर्डिंग। वो मजाक मत समझिए उस चीज को आप। वो नहीं बताया, फॉल्स डिक्लेरेशन किया, तो उसको क्रिमिनल सजा भी हो सकती है। Anyway, Mr. Naidu, thank you for joining in. Hemanji, just a single question with this same related query. Yes, sir. Yes, sir. The flat is vacant, and a person who is admitted as a provisional member, society is taking all the dues and maintenance from him. So, does not means he cannot occupy the flat for a temporary period also, because obviously he is paying the maintenance, all the dues society is taking with written consent or might possible with indemnity bond. Even if the flat is vacant, Ashish sir, and the nominee is a Panwala, and the nominee is not within the definition of फैमिली। फैमिली कौन है? वो बायलॉ नंबर 226 में लिखा हुआ है। तो अगर नॉमिनी 226 के अंतर्गत में नहीं आता है तो इसका मतलब वो आउटसाइडर है, पान वाला है वो। अब प्रश्न ये आता है कि वो पान वाले को जो फैमिली मेंबर नहीं है 226 के अनुसार, अगर वो प्रॉपर्टी पे रहता है तो उसको अधिकार कहां से मिल गया? अभी मैंने मेरे वॉचमैन यादव जी को बोला कि भाई आप मेरे नॉमिनी आपको घोषित करता हूं, आप नीचे सिक्योरिटी का काम करते, हम लोग हमेशा साथ में चाय वगैरह पीते, तो आप तो क्या उसका अधिकार बन जाएगा वहां पे रहने का? वो 12 साल तक रहा तो बोलेगा अरे मैं तो अभी एडवर्स पोजीशन में आ गया इसके अंदर। सर, विथ माय बेस्ट नॉलेज, मुंबई हो चाहे और भी आउटसाइड भी हो, कोई भी ऐसे अरे गैरों को तो अपना नॉमिनी नहीं करता है। जैसे अगर मैं हूं तो मैं मेरे बेटे को नॉमिनी बना दूंगा, बेटी को नॉमिनी कर दूंगा। तो इन दैट केस जैसे हस्बैंड है तो वाइफ को नॉमिनी कर देते हैं। तो आई एम टॉकिंग इन दैट सेंस कि अगर आपका ब्लड रिलेशनशिप है जिनको आपने नॉमिनी किया हुआ है, वेल आपकी जानकारी के लिए, दोस्तों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारतवर्ष में 90% केसेस जो कोर्ट में चल रहे हैं वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही है, और बाकी सब छुट्टे केसेस चल रहे हैं। यही कारण है कि वो क्लेम करता है नहीं तो वो तो मेरा चाचा मामा भांजा था, उसने तो मेरे नाम पे वसीयत कर रखी, जाली वसीयत कर रखी है, या उसने मेरे को रहने का अधिकार दे दिया तो मेरा दावा हो गया उस फ्लैट के ऊपर। लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए अगर देखा जाए, जैसे अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट में देखा जाए, तो पहला हक किसको आता है? वो क्लास 1 लीगल हायर को दर्शाया हुआ है।
कि भाई कौन है क्लास 1 लीगल हायर, माता जी हो गई, पत्नी जी हो गई, बच्चे हो गए, एंड सो। लेकिन लीगल हायर अगर एक नॉन फैमिली मेंबर है और वो ऑक्यूपाई करता है और सोसाइटी के जानकारी में है कि भाई ये बायलॉ नंबर 226 के अंतर्गत नहीं आता है और वहां पे रह रहा है, तो उसको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस भी लगाना होगा। तो टेक्निकल प्रश्न है, कानूनी लूपहोल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विक्रांत जिंदाल साहब। Hi sir, can you hear me sir? यस सर, प्लीज गो अहेड। Hi sir, definition of अभी जिस तरह से दुबे साहब ने बताया कि अमेंडमेंट 2019 में डेफिनेशन ऑफ प्रोविजनल मेंबर आ गया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन थ्रू की नॉमिनी फिगर, अभी सेकेंड है कि जैसे प्रोविजनल मेंबर 2019 में आया है, तो जो नॉमिनेशन हो चुके हैं 76 में, 82 में, 92 में, उनमें उन्होंने प्रोविजनल मेंबर लिखी है, जगह पे शेयर सर्टिफिकेट में नॉमिनी लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो क्या सोसाइटी को अभी ये रेस्ट्रिक्टिव इफेक्ट है कि सब शेयर सर्टिफिकेट बुला के चेंज करने चाहिए कि सब में प्रोविजनल मेंबर लिखना चाहिए? आशीष सर। यस सर, जिंदाल सर, ऐसा है आपका क्वेश्चन जो मैं समझ पाया हूं कि 2019 में अमेंडमेंट हुआ है कि जो नॉमिनी है उसको आप प्रोविजनल मेंबरशिप करके आप उसको एडमिट करो एज अ मेंबर और केयरटेकर के हिसाब से उसको आगे बढ़ाओ। आपका क्वेश्चन है कि 2019 से पहले जो लोग नॉमिनी में थे उनके लिए भी ये सेम प्रोसेस में जाएगा क्या? तो यस सर, उसके लिए भी ये सेम ही चीज चलेगी, क्योंकि बात सिर्फ है कि जो लोग नॉमिनी हैं आपके शेयर सर्टिफिकेट में, जिनको आपने नॉमिनी बना के रखा है, उनको एक अलग से एक स्थान दे दिया है कि उनको एक प्रोविजनल मेंबर्स करके, पहले नॉमिनल मेंबर करके एक बोलते थे जो नॉमिनी करते थे, उसी का खाली नाम चेंज करके उनको थोड़े से अधिकार और दे दिए। तो अगर आप पहले की बात कर रहे हैं, चाहे 1990 हो, 2000 हो और 2019 के पहले अगर आपने किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है, तो ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, ये खाली नॉमिनी से रिलेटेड बात करता है। ये बात नहीं करता कि कब आपने किया है, क्या नहीं किया है। तो जो आपके नॉमिनी है वो तब भी वही थे, आज भी वही है, खाली उनका स्थान चेंज करके उनको थोड़ा सा एक बेटर बोलते हैं ना, एक ब्यूटिफिकेशन करके एक अच्छा सा नाम दे दिया है, ताकि उनको लगे कि हम भी सोसाइटी के मेंबर हैं और उनसे आप डे टू डे रूटीन आप मेंबरशिप के जैसे आप चार्जेस लेने हैं या केयर टेकिंग करवाना है वो सारे करवा सकते हैं, जब तक कि ओरिजिनल लीगल हेयर्स नहीं आ जाते हैं फोटो में। जिंदाल साहब, आप वकील हो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शेयर सर्टिफिकेट में अनिल भाई, सुनील भाई 2 नाम लिखे हुए, उसने शेयर सर्टिफिकेट में नाम लिखवाने के लिए शेयर कैपिटल भी दे दिया है, जो 250 रुपए शेयर कैपिटल है वो भी दे दिया है। लेकिन वो नाम लिखवाने के लिए कौन सा दस्तावेज, कौन सा डॉक्यूमेंट देखने के बाद में आप शेयर सर्टिफिकेट में उसका नाम दर्ज करोगे? मेरा प्रश्न ही आपसे। एग्जैक्टली। तो अगर टाइटल ओनर जिसके नाम पे एग्रीमेंट है, सिर्फ उसी का नाम अगर शेयर सर्टिफिकेट पे आ सकता है, आपने भी खुद ही कंफर्म किया। यू एग्री टू इट सर जी? आशीष जी? एग्री सर। मोरे साहब इज आल्सो एन एडवोकेट। यस सर, राइट। ओके, राइट सर। प्रोविजनल मेंबर है, क्या उसका नाम एग्रीमेंट में है? क्या उसने 250 रुपया शेयर कैपिटल दिया हुआ है? तो जो पहले नाम आप डाला करते थे वो गैर कानूनी था, क्योंकि आपने अभी कंफर्म किया कि एग्रीमेंट में जिसका नाम है सिर्फ उसी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे डालोगे। तो अनिल है, सुनील है, सुरेश का नाम एग्रीमेंट पे नहीं है। तो मेरा आपसे अभी सेकंड प्रश्न है कि सुरेश का नाम आप शेयर सर्टिफिकेट पे उस समय या शुरू के समय या कोई भी समय में क्या आप एंडोर्स करोगे, यस और नो? नो सर, जब नॉमिनी बना है तब बनेगा उसका नाम, जब उसकी डेथ होगी तभी आदमी बनेगा, शेयर सर्टिफिकेट में नाम आएगा। तो ये जो लीगल लेकुना को हटाने के लिए सरकार की जब बिजली चमकी तो बोला 2019 में स्पेसिफाई करो साहब उसको, लेकिन उसके पहले आप शेयर सर्टिफिकेट पे नॉमिनी का नाम एंडोर्स नहीं कर सकते थे।
क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट इज ओनली एंड ओनली विल रिफ्लेक्ट ओनली द टाइटल ओनर्स और द अलॉटी। अब माडा की बिल्डिंग है तो अलॉटी का नाम आएगा, उसके अंदर टाइटल ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। मोरे साहब बरोबर है कहाँ गोष्ट है? Yes, sir. Yes, sir. आशीष सर, योर कमेंट ऑन दिस थिंग? विच वन सर? टाइटल ओनर का ही नाम सेट सर्टिफिकेट पे आएगा कि नॉन टाइटल ओनर का भी आ जाएगा? नहीं, ऑब्वियस। अगर नॉन टाइटल ओनर का आ जाता है तो नॉमिनी का नाम शेयर सर्टिफिकेट में पहले के जमाने में कैसे डाल दिया गया था? Sir, as per the old section 30, nominee is to be transferred, na flat. मोरे साहब, माझा प्रश्न असा आहे, जैसे जिंदाल साहब से पूछा मैंने, एग्रीमेंट में जो नाम है उसी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे चढ़ेगा। Yes, definitely. अनिल भाई और सुनील भाई, Right. सुरेश भाई का नाम एग्रीमेंट पे नहीं है। Right. अभी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सुरेश का नाम, जिसका नाम एग्रीमेंट में नहीं है, क्या उसका नाम आप शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्स करोगे? Definitely not. डेफिनेट नहीं करेंगे, नहीं करोगे। और वो क्यों नहीं करेंगे सर जी? क्योंकि उसका सेल डेट में या इसमें नाम नहीं है। और प्लस आपने उसे शेयर कैपिटल भी नहीं लिया वहां। राइट सर। अभी पहले के जमाने में जब नॉमिनी का नाम नहीं था एग्रीमेंट पे, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी ने शेयर कैपिटल नहीं भरा, तो शेयर कैपिटल तो खाली, जो शेयर सर्टिफिकेट है तो शेयर कैपिटल वाले को इश्यू होता है। बराबर है। आपने तो शेयर कैपिटल भरा नहीं एज ए नॉमिनी, तो आपके नाम पे कैसे इश्यू होगा? और क्या पुराना सेक्शन 30 में ये लिखा था क्या कि उसका नाम एंडोर्समेंट होना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट में? उसपे बट मेरे को लगता है उसमें लिखा था सर, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। मेरी जानकारी में जितना है उधर शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखना का वर्णन नहीं दिया हुआ है। उसमें लिखा है ना, जब वो नॉमिनी बनाते हैं तो उसको उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में आ जाए आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, मोरे साहब बोलिए। उसमें तो लिखा था ना सर कि जब अगर डेथ होती है ओरिजिनल मेंबर की, तो शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नॉमिनेशन का नाम लिखा है उसके ऊपर फ्लैग चढ़ जाता है, मतलब उसका शेयर सर्टिफिकेट पे नाम आ जाता है एज पर द ओल्ड दिस थिंग सेक्शन 30 which is not in the this thing. Correct me if I am wrong. ठीक है, इस पे आई विल रिक्वेस्ट आशीष सर टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट इन फ्यूचर, पर आज के लिए छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि अगर अनिल भाई सुनील भाई का टाइटल डीड पे नाम है तो उसका नाम ही शेयर सर्टिफिकेट पे आएगा, क्योंकि उन्होंने शेयर कैपिटल दिया है। आपका नॉमिनी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे किस हैसियत से एंटर करोगे? आपने उसमें लिख दिया मिस्टर प्रकाश ब्रैकेट पे नॉमिनी। राइट, वो आपको लिखना उस जमाने में जरूरी था। लोग में ज्ञानता नहीं थी, उस समय ज्ञान नहीं था, इसके लिए नहीं लिखा। प्रकाश जी के लिए मैं एक छोटी सी और जानकारी एक लाइन में दे देता हूं सर। Yes, sir. सोसाइटीज ऐसी हैं प्रकाश जी जहां पे मैनेजिंग कमेटी को नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो एज आई सेड ना कि मैं जान रहा हूं कि वो शर्मा जी के लड़के हैं, शर्मा जी अब गुजर गए, तो शर्मा जी के लड़के लेकर आए डेथ सर्टिफिकेट, एक एप्लीकेशन दिया, तो मैंने उनका नाम चढ़ा दिया। तो बहुत सी सोसाइटीज में ऐसा भी चलता है, तो लोग इसी चीज को कॉन्ट्रडिक्टरी करते हैं कि अरे हमारे टाइम पे तो कर दिया था, अभी आप नया रूल कहां से बता रहे हो? Absolutely right, sir. We cannot say it कि कौन क्या करता है। What we as a law ये प्रैक्टिस में हम तो यही कह सकते हैं कि जो लॉ के हिसाब से है वो ये है। बाकी अगर आपकी सोसाइटी बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी आपका नाम चढ़ा देती है शेयर सर्टिफिकेट पे, तो आप तो लड्डू बाटी है, फिर तो आपसे फिर क्या बोल सकते हैं फिर। Absolutely right, sir. तो मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा कि शेयर सर्टिफिकेट में नाम जो चढ़ता है वो बैटर में लिखा जाता है बाय नॉमिनी, और ये उनका आइडिया कहने के कि हम मेंबरशिप ट्रांसफर फी ले रहे हैं, क्योंकि अभी मेंबरशिप ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट से दूसरे आदमी को मेंबर हमने बना दिया है। तो ऑन दैट बेसिस व्हाट सोर्स बनाया गया,
थ्रू नॉमिनेशन. जिसके बैक साइड में ओरिजिनल मेंबर के नीचे उसका नाम लिखा जाता है, फ्लैट इज ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ, फिर ब्रैकेट में नॉमिनी लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप ट्रांसफर फी. और सर ये जो सोसाइटी में हुआ इंसिडेंट, वहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर में नाम ही लेना चाहूंगा फ्रॉम द लीडिंग सॉलिसिटर फर्म. नाम बड़े दर्शन सोटे, लीडिंग सॉलिसिटर फर्म. कैन यू से दैट टू देम? आशीष जी, व्हाट डू यू से? नहीं सर, नो कमेंट्स. Well, next question is by Vinita Biani. Hello. Yes, madam. Sir, we are short of time, so we will have to ask a very small question. Sir, मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पे फ्लैट है. फ्लैट में मैं सेकंड होल्डर हूँ और मेरा और मेरे हस्बैंड के नाम पे क्लिनिक है. क्लिनिक में मैं फर्स्ट ओनर हूँ. ओके, अभी जब तक कि सब ठीक रहता है तब तक ठीक है सर, लेकिन अगर सपोज कुछ अनबन हो जाती है हस्बैंड और वाइफ में, तो उस समय क्या करना चाहिए सर अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए? वो एक है क्वेश्चन. और सेकंड सर, मेंटेनेंस बिल में जॉइंट नेम में पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं सिर्फ पहले. ओके सर. फिर वक्त बचा तो दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे. ओके सर. आशीष सर. विनीता जी, एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन रहेगा मेरा कि अनबन हो चुकी है, होने वाली है? अंदेशा है. हो चुकी है, लेकिन अभी उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ मैं. इसमें ऐसा है ना विनीता जी कि जैसे आप 50-50% के शेयर हैं, हाँ, फ्लैट में और आपके क्लिनिक में, दोनों जगह दोनों के इक्वल राइट्स हैं. करेक्ट. टाइटल ओनर दोनों 50-50% हैं. इस रिस्पेक्टिव कि वहां पे वो प्राइमरी मेंबर है, आप जॉइंट मेंबर है, और यहाँ पे आप प्राइमरी है और वो जॉइंट है. करेक्ट. दोनों के राइट्स एज पर जो प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है, दोनों इक्वली आप राइट शेयर है. करेक्ट. लेकिन सर he is doing bossism everywhere, over here also and over there also. So how I can protect my rights? Because he being male, he has more power. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है विनीता जी. ये मेल को पावर ज्यादा क्या है, ऐसा तो है ही ना. हमारे सर भारत की संस्कृति में यही है. हमारा मेंटल पैटर्न है, वैसा होता नहीं है. इस वेबिनार में जितने मेल हैं, आप उनसे कंफर्म करवा लीजिए कि डू दे हैव मोर पावर इन देयर हाउस और वाइफ हैव देयर मोर पावर. फिर मेरे घर में शायद अलग होगा सर. ठीक है, एनीवे हम अपने टॉपिक पे आते हैं. आपके राइट्स जो है ऑलरेडी सेव्ड ही हैं. आप क्योंकि टाइटल ओनर हैं, आपके राइट सेफ ही हैं. अगर आपको घर से निकाला जा रहा है या क्लिनिक से बाहर निकाला जा रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है करना, बिकॉज यू हैव 50% शेयर होल्डर. But it is being done, sir, by pressurizing, by hitting, by doing n number of things. ये जो है ना, फिर तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का ये मैटर बनता है, and which has no relation with this topic today. आपके खाली जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपके जो राइट्स है ना, वो सेफ हैं. आपके राइट्स हमेशा सेफ हैं जब तक कि आप वहाँ के 50% शेयर होल्डर हैं. इट्स नॉट लाइक कि आप अगर उस घर में नहीं रह रहे हैं या आप क्लिनिक में नहीं रह रहे, तो आपके राइट्स चले गए. ऑन पेपर आपने वहां पे जो शेयर होल्डर करके रखा हुआ है, 50% आपके राइट्स बनते हैं, उसको आप अपने हिसाब से डिस्पोज कर सकते हैं एनी टाइम. ओके. विनीता जी, मुझे एक प्रश्न को उत्तर दीजिए. हाँ सर, बोलिए. आपने एक फ्लैट लिया 101 100 रुपए का. हाँ. वो 100 रुपए आपने भरा, आपके पति जी ने भरा, या दोनों ने 50-50 रुपए भरा? एक प्रश्न ये है. एक मिनट. ओके. दूसरा प्रश्न है कि फ्लैट 101 किसके इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाया गया हुआ है? ओके. दोनों के इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाया हुआ है, क्योंकि दोनों की इनकम से फ्लैट भी खरीदा हुआ है, दोनों की इनकम से शॉप भी खरीदा हुआ है. पर ऑफ कोर्स द पेमेंट रेशियो इज नॉट सेम. Okay, depending on the payment ratio, you can claim your property, okay, by filing a partition suit.
irrespective of the flat कि आज के दिन में क्या है क्या नहीं है पोजीशन. So you will either buy out his share or he will buy out your share. So that is what you can achieve if you foresee this can be done. But presuming if you had paid 100% amount, presuming, and if your name reflects in the ITR, if 10 flat reflects in the ITR of Vinita. ITR for our friend means income tax returns. Correct. You will be able to claim 100% title ownership, and you can ask him to simply quit from that property based on your agreement, which shows that you paid 100 rupees, based on your ITR, which shows property 100 in your assets. So kindly confirm this thing with your records. And even if he has paid whatever ratio, you can still claim partition of the property. You can file it now, or you can file it after an event, whatever happens. Not a question. Okay. And if you still have any technical queries on this thing, you may contact our panel of lawyers. CHS Health Forum as our panel of lawyers. We will try to do whatever is possible. Okay, sir. And secondly, sir, in the maintenance bill, our society where this flat is there is not adding my name in the maintenance bill. I being a title owner, though I am a second joint holder in the property. Typically, only the first title owner's name is reflected in most societies. But then in my where my shop is there, both our names are there. So the rules are different for different maintenance. That is why I use the word. What does the cooperative societies law says? There is no law for this thing. That is why I use the word typical. Okay. Typical. So you can insist on it. You can petition your registrar, cooperative registrar. Okay. To issue directions to the society. Okay. It may be done. Anyway, thank you, Vinita ji, for joining in. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, next question is by Himanshu. Mr. Himanshu, are you there? Mr. Himanshu? Okay. Next question is by Mr. Sunil Mane. हाँ, यस सर. सर मुझे ये पूछना था, सर आप सुन रहे हैं मुझे? आपकी आवाज लाइट आ रही है, थोड़ा माइक्रोफोन एडजस्ट कर लीजिए सर जी. हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैं अभी जो फ्लैट में रह रहा हूँ, आ रही आवाज? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए. हाँ, मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ वो मेरे पिताजी के नाम पे, और पिताजी का डेथ हो गया है, और मेरे मम्मी और मेरे जो भाई है वो अदर फ्लैट्स में रह रहे हैं. तो अभी हमारा ऐसा कुछ लीगल हायरशिप अभी बना नहीं है, और ये सोसाइटी में मैं अलाउड नहीं हूँ किसी भी पार्टिसिपेट के लिए. तो आपने जो प्रोविजनल मेंबरशिप बोला है, और मम्मी नॉमिनी में है, तो मैं प्रोविजनल मेंबरशिप बन सकता हूँ क्या? जैसे मैंने और किसी को बताया, फ्रांसिस आपको बताया शायद मैंने, आप प्रोविजनल मेंबरशिप का इश्यू को भूल जाइए. वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है जिसका कोई महत्व नहीं है. परिवार में अगर सर्वसम्मति है तो आप एक रजिस्टर्ड रिलीज डीड एग्जीक्यूट करिए. 2-3 दिनों के अंदर पूरा रिलीज डीड एग्जीक्यूट होके आपके हाथ में भी आ जाता है. चौथे दिन आप सोसाइटी को हैंड ओवर कर दो, तीसरे दिन शाम को, और उसी समय या उसके नजदीक के दिनों में आपके नाम पे मेंबरशिप मिल जाएगा, जिस किसी के नाम पे भी रिलीज किया गया हुआ है. आप तीनों का भी नाम डाल सकते हो, या 2 नाम भी डाल सकते हो, या सिर्फ एक नाम भी डाल सकते हो. रिलीज डेट मतलब क्या होता है सर? मुझे थोड़ा आइडिया नहीं. हक्क सोड़ पत्र. हक्क सोड़ पत्र, अच्छा. हक्क सोड़ पत्र. अच्छा अच्छा, ओके. तो वो हक्क सोड़ देता है या वो छोड़ देता है, या तीनों बोलते हैं कि नहीं हमको आपस में रखने का 3 नाम या 2 नाम या जो भी है वो आप कर सकते हो. उसमें इट्स वेरी इजी और बहुत आसानी से हो जाता है. जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन विद सुनील माने जी, दैट आपके फादर का जो फ्लैट है उसमें वो 100% शेयर होल्डर थे या मॉम जॉइंट होल्डर है उसमें? नहीं, तभी नहीं करते थे ना, तभी मम्मी को सिर्फ नॉमिनी होता है. ठीक है, मम्मी नॉमिनी. तो अभी आप और आपके भाई हैं? हाँ, भाई है, 3 सिस्टर है, मम्मी है. 3 सिस्टर है. तो ये सारे जो है ना क्लास 1 के लीगल हेयर हो जाएंगे,
ओके। और जितने भी लीगल हेयर हैं वो किसी एक को या पांचों, आप अपने रिलीज डेट जैसा सर ने बताया है कि जो आपका हिस्सा बनता है, जैसे 5 लोग हैं, किसी चीज को 5 लोगों में अब बराबर बराबर बांटा जाएगा, क्योंकि पिताजी नहीं है। अगर विल छोड़ के गए होते तो विल के हिसाब से होता, लेकिन जब विल नहीं है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी क्लास वाइज बटेगी। अब 5 लोग अगर लीगल हेयर हैं उनके, तो पांचों में बराबर बराबर बटेगी। तो अब ये मम्मी हो गई और ये 4 भाई बहन लोग आप लोग हो गए, तो अगर सारा हिस्सा आपको मम्मी को देना है या आपको देना है, तो बाकी के लोगों को, एक जन को वो पूरा रिलीज डीड करके वो वही हिस्सा दे देना पड़ेगा, और फिर वो एक आदमी फिर जाके मेंबर। अच्छा, अभी सक्सेशन सर्टिफिकेट में जरूरत नहीं ना निकालने के लिए फिर? यार अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ शेयर ट्रांसफर करने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको फ्लैट बेचना पड़ेगा उस दिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर लगेंगे। अच्छा, रिलीज डीड होने के बाद भी सर्टिफिकेट जो है वो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। अच्छा, सुनील से रिलीज डेट आप करवा लीजिए, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको और कोई भी कागज पत्री, कोर्ट जाना, यहाँ जाना, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलीज डेट में खाली इतना ही एक फंडा है कि आपके परिवार में सर्वसम्मति होना चाहिए। That's all. Anyway, thank you, Mr. Sunil Mane, for joining in. Thank you. Next question is by Mr. Ashwin Karni. Are you there, Mr. Ashwin? Okay. Next question is by Himanshu. Good Mr. evening, Himanshu. Please switch on your video, please. Yes. Good evening, sir. Yes, ma'am. Actually, sir, as we have done, as we earlier did, like power of attorney, we are executing power of attorney for like selling a flat or a property. Earlier we do like that now, but nowadays court has changed. Like power of attorney, if you have done, then you are not a owner. But earlier, like someone has, we have paid the amount for flat, and we have power of attorney. Then can we, on the basis of power of attorney, can we make that, can we acquire title of that property? Ashish sir. I didn't understood the question, sir. If you have, please answer. आशीष, एक क्या होता था कि एक जमाने पे कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदते थे पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे। उन दिनों सेल डीड करते थे तो स्टैम्प ड्यूटी लगता था और रजिस्ट्रेशन फीस लग जाता था वगैरह वगैरह। लेकिन घर पे ही बैठ के पावर ऑफ अटॉर्नी बना लिया, 50 रुपया 100 रुपया के पेपर के बीच में नोटरी करा लिया, पैसे लेना देना कर दिया और घर आके अपना रहने लगे वहां पे। लेकिन टाइटल डीड नहीं खड़ा किया उसके अंदर। रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका इंडेक्स तो कभी भी जनरेट नहीं हुआ। और वो पावर ऑफ अटॉर्नी उन दिनों 100 रुपए के पेपर पे हुआ करता था, और बहुत पहले जाएंगे तो 10 रुपए के पेपर में हुआ करता था। अब मैडम का प्रश्न ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे मैंने घर खरीद लिया, सेल डीड नहीं है लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे पैसा का लेना देना भी कर लिया, अब मुझे उसको बेचना है, मैं कैसे बेचूं? क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी I have to transfer it on my name. Like, can I do like that? Yeah, I mean बेचना, ट्रांसफर करना, गिफ्ट करना वगैरह वगैरह सब एक ही कैटेगरी में आता है। अभी प्रश्न ये आता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे प्रॉपर्टी एक्वायर किया तो आप उसका आगे क्या कर सकते हैं क्या कुछ? ये प्रश्न है उनका। Yes. नहीं तो इसमें तो ऐसा होगा ना कि अगर ये एक लाइन में बोले तो नहीं कर सकते। Exactly. लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम फ्रेमिंग करें अच्छे से कि कौन से टेक्निक से कर सकते हैं, तो लॉ में उसके भी प्रोविजन है, बशर्ते जिससे आपने परचेस की है उसने रजिस्ट्रेशन करवा के रखा हो, उसने बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरी हो और आपके नाम पे पावर ऑफ अटर्नी देकर रखी हो कि मैंने अपना पावर देके रखा है कि ये बंदा या ये बंदी या ये लड़का ये लड़की इस फ्लैट को बेचने का हक मैं इसको देता हूं या इसके नाम पे ट्रांसफर करने का हक मैं देता हूं, तो बाकायदा फिर आप वापस से वो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा।
और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा और उसके बाद ट्रांसफर होगा। बाकी अगर इसी तरीके से चल रहा है, व्हाट आई अंडरस्टूड अहमद जी की जो अभी भी जो चॉल सिस्टम होती है ना, जो चॉल होती है वो वहां पे यही सिस्टम आज भी चलता है। एक सेल डीड तो नहीं, वो पावर ऑफ अटर्नी जैसा ही बन जाता है, नोटरी करवा लेते हैं, बेच भी दिया, ले भी लिया, लेने वाला भी खुश है, बेचने वाला भी खुश है, जो लेता है वो भी उसी तरीके से बेच भी देता है क्योंकि उसको बायर मिल जाते हैं। बट फ्लैट सिस्टम में अभी तक ऐसा ये चला नहीं है। पहले लोग करते थे क्योंकि उनको बायर मिल जाते थे। जैसे आपने परचेस किया पावर ऑफ अटर्नी पे, अगर आपको भी कोई बायर मिल जाएगा तो आप भी बेच दीजिए। बट सर आशीष सर, क्या हुआ करता था पहले कि आपने पावर ऑफ अटर्नी के बेस पे ले लिया, पहले 3% स्टैम्प ड्यूटी, फिर 5% किया, आज के दिन पे 6% हो गया। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 6 लाख रुपए तो यूं ही निकल जाना, लेकिन 500 रुपए या 100 रुपए का पावर ऑफ अटर्नी कर लिया तो बाकी सारी चीजें बच गई। अब लेने वाला भी सोचता है कि पावर ऑफ अटर्नी के बेस पे ले लेते हैं, 6 लाख रुपए तो ऐसे ही बच जाते हैं। 6 लाख रुपए मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत बड़ी रकम हो गई। बट उसका समाधान निकालने के लिए तौर तरीके होंगे। ये लास्ट वाली लाइन से मैं सहमत नहीं हूं। ऐसे मैटर को एनीवे लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अश्विन करनी। बिल्डर में प्लॉट हम लोग को, मतलब बिल्डिंग के साइड का प्लॉट रहता है, वो हम लोग को ये बेचा था ट्रस्ट के लिए। तो अभी वो मेंबरशिप सोसाइटी नहीं दे रही है, तो क्या करना? वापस से पूछिए सर आपका सवाल। थोड़ा जोर से बोलिएगा सर जी। एक सोसाइटी है, जो बिल्डिंग पूरा सोसाइटी है, पूरा बिल्डिंग बन गया है, तो मतलब 25 साल जो पुरानी बिल्डिंग है, उसमें हम लोग ने वो टाइम पे जब भी सोसाइटी नहीं हुआ था, वो टाइम पे जो गैरेज का जगह रहता है ना, वो रजिस्ट्री हुआ है हमारा, तो ट्रस्ट के लिए लिया था, मतलब मंदिर के लिए। तो रजिस्ट्री हो गया, तो अभी मेंबरशिप सोसाइटी नहीं दे रही है, तो क्या करना? तो रजिस्ट्रार में भी कंप्लेंट किया, लेकिन वो लोग का कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, और बोले तो कुछ मतलब जवाब नहीं आ रहा ज्यादा वहां से। मेरे समझ में तो नहीं आया प्रश्न जी। Sir, same here. I was just about to say that I didn't understood what he asked me. Mr. Ashwin, please meet a local property lawyer. He might be able to guide you. लोकल प्रॉपर्टी का ही है। ये पूछ रहा हूँ कि जो सोसाइटी का जो बिल्डिंग है, उसके बाहर जो गैरेज का वो लोग का ऑफिस जो बनाते हैं ना, वो हमें सेल किया था ट्रस्ट के लिए कि कुछ भी आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं ऐसा। तो धार्मिक कार्य के लिए हमारा प्रॉपर्टी उसका रजिस्ट्री हुआ है, तो सोसाइटी में मेंबरशिप नहीं मिल रहा है, तो क्या करना होगा? नहीं, तो वो जो पार्ट का आपको सेल किया है, बिल्डर ने सेल किया है? हाँ, सेल किया, प्लान के बाहर की बात थी, तभी प्लान का इतना अपने को नॉलेज नहीं था, तो वो टाइम पे 25 साल पहले ले लिए थे। कितने में सेल किया? ये प्लान में नहीं था प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग बनता उसके प्लान में जो है ना फ्लैट्स के, उसमें नहीं था। तो जो साइड में जो बनाते गैरेज ना, वो मतलब ऑफिस टाइप था, तो वो अपने ये ट्रस्ट के लिए बेचा था कि भाई कोई भी धार्मिक कार्य के लिए बेच रहे हैं, वैसा हमारा रजिस्ट्री हुआ है। समझ गया सर, आपका सवाल मैं समझ गया। तो जो भी आपको गैरेज या जो भी एक स्ट्रक्चर बेचा बिल्डर ने, हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाए है, एग्रीमेंट बना होगा। एग्रीमेंट भी बना है, तो उसमें बिल्डिंग का प्लान पास करवा के उसमें आपको बताया होगा कहाँ पे दे रहे हैं। नहीं, वो बिल्डिंग का प्लान में नहीं था ना। अगर बिल्डिंग के प्लान में नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको खाली कोरी जमीन बेची है। हाँ, स्ट्रक्चर तो दिखा दिया, बट शायद कोरी जमीन बेची है, जमीन बेची है। हाँ, बराबर। तो वो जो जमीन बेची है, हाँ, उसके पेपर्स लगे होंगे आपके एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में पेपर बोले थे कि वो टाइम पे खाली बना हुआ था, तो ये ऐसा मेंशन नहीं किया था कि इतना जगह बेचा है। उसका खाली स्क्वायर फीट का जो जगह बताया वो है 250 फुट का अप्रोक्सीमेटली जगह बताया गया है।
अश्विन जी उसके लिए तो पूरे पेपर्स देखने पड़ेंगे एक बार फिर। Anyway, thank you everybody. 9:30 बज रहे. We will conclude our today's webinar. हेमंत सर, I thank एक क्वेश्चन। काफी देर से बैठे हैं सर। कीर्ति जी एक सीनियर सिटीजन बैठे हैं। लास्ट क्वेश्चन, उनका एक सवाल ले लेते हैं। मिस्टर कीर्ति शाह। हेलो सर। हाँ, आप आपका एक छोटा सा प्रश्न पूछिए सर जी। We have to conclude. It is already 9:32. सबसे पहले जो लेडी का आपने लिया कि उसके एक फ्लैट और एक उसका शॉप है जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ पार्टनर है। नहीं, दो फ्लैट है जिसका फर्स्ट जो लेडी का आपने क्वेश्चन किया था कि उसके 2 फ्लैट है जिसमें प्राइमरी ओनर लेडी का नाम है। अगर एक में प्राइमरी ओनर लेडी का नाम है और एक में जॉइंट ओनर में हस्बैंड का नाम कर देंगे तो फिर दोनों के लिए अलग अलग मेंबरशिप हो जाती है और फिर अलग अलग लड़के को वो लोग एसोसिएट मेंबर बना सकते हैं या सर? आशीष सर, लाइट बंद। हेमंत सर, हेमंत सर, Ashish sir, you like to answer Mr. Kirti's question? उनके क्वेश्चन मैंने थोड़े से सुने, फिर वो वॉल्यूम ब्रेक हो गया। हाँ सर, अब सबसे पहले जो लेडी का क्वेश्चन लिया था, सबसे पहला क्वेश्चन आज के वेबिनार में कि मेरा था स्वदेशी फ्लैट है एक लेडी के जिसमें हस्बैंड वाइफ का नाम साथ में है। उसमें दोनों में प्राइमरी में लेडी का नाम है। अगर प्राइमरी में एक में हस्बैंड का नाम अगर चेंज करवाते हैं मेंबरशिप में तो दोनों का मेंबरशिप अलग हो जाती है फर्स्ट नेम का, तो दोनों फिर एक एक लड़के को एसोसिएट मेंबर बना सकते हैं। जो अपना बात हुआ कि उसको नहीं बना सकते, दोनों में एक ही वोटिंग होता है। तो अगर मेंबरशिप चेंज करा लेंगे अगर, तो ये पॉसिबल है। आप मेंबरशिप कैसे चेंज कराएंगे कीर्ति सर? ज्वाइंट ओनर है ना, वो ज्वाइंट ओनर है दोनों में फ्लैट में। कैसे चेंज कराएंगे? आप डीड बनवाओगे, क्या करोगे आप, कैसे करोगे चेंज? नहीं, एसोसिएट में मेंबरशिप पर कैंसिलेशन के लिए सोसाइटी को देंगे और फिर न्यू मेंबरशिप के लिए हस्बैंड के नाम से दे देंगे क्योंकि दोनों का ज्वाइंट नेम है। एग्रीमेंट पे जैसा नाम का सीक्वेंस है ना, बता रहे थे कीर्ति साहब, एग्रीमेंट पे जो सीक्वेंस में नाम है, जो सीक्वेंस में नाम है वो परमानेंट रहता है, उसको चेंज ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। एग्रीमेंट के हिसाब से चलता है। हाँ जी, परसेंटेज 50-50 होगा तो भी सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट के बेस पे नाम शेयर सर्टिफिकेट पे चढ़ता है। जो सीक्वेंस में नाम एग्रीमेंट पे है वही सीक्वेंस पे रहेगा। आप उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करने का सोसाइटी को अधिकार नहीं। एनीवे, थैंक यू एडवोकेट आशीष सर फॉर शेयरिंग ऑल योर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। And I'm sorry, madam, we do not have time now. Thank you all friends for joining and supporting today's webinar. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending this knowledge and experience sharing webinar. Thank you, sir. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, everybody. Thank you very much, sir. Thank you, everybody. Thank you. Bye bye. Thank you, sir.